नमस्कार, क्लोजिंग ट्रेड में आपका स्वागत है। बैंगलोर स्टूडियो से मैं हूं विकास और मेरे साथ है मुंबई स्टूडियो से मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। अगले 1.5 घंटे आपकी मार्केट में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बाजार बंद होने के पहले कहां कमाई के मौके मिलने वाले हैं, इंडाइसेस पर आपको क्या करना है, तमाम शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में है उस पर आपको क्या करना है, एक्शन कहां रहने वाला, ये सारी चीजें बताएंगे। अगले 1.5 घंटे पूरा एक्शन पैक होने वाला है। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं इस शो में हम क्या क्या चीजें कब कब आपके सामने रखने वाले हैं, पहले वो हम आपको बताएंगे और उसके बाद फिर मार्केट की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। शो की शुरुआत होते ही 2:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ की स्ट्रेटजी, मार्केट की स्ट्रेटजी बेसिकली, जिसमें निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर आपको क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। 2:10 पे हम शुरू करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स, यानी जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे हम पूछेंगे कि कमाई के मौके कहां बन सकते हैं। तो 2:10 पर यह शुरुआत होगी। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन हम आपके लिए लेकर आएंगे, यानी डेरिवेटिव मार्केट में कमाई कहां हो सकती है ये हम आपको बताएंगे 2:40 पर। मार्केट एट 3 बजे यानी 3 बजे तक बाजारों का हाल हम लेकर आएंगे और 3:10 पर हम शुरुआत करेंगे बीटीएसटी या एसटीबीटी आइडियाज की, यानी कल के हिसाब से आप कौन से ट्रेड्स ले सकते हैं जहां खरीदारी या बिकवाली करके आपकी कमाई हो सकती है। 3:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे इवेंट्स टू वॉच, यानी कल की तैयारी, कल के बाजार में आपके लिए कौन से इवेंट्स और ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये ओवरऑल शो का स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, जान लेते हैं कि बाजार में अब तक की 5 वो बड़ी बातें कौन सी हैं जिन पर बाजार ने, जिनकी एक समझिए एक तरह से जिन फुटप्रिंट्स पर बाजार अभी तक चला है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें। 2 दिनों की गिरावट के बाद फाइनली जो है वो ब्रेक लगा है गिरावट पर। आज बाजार तेजी की मूड में है। निफ्टी अगर आप इस वक्त देखेंगे तो 200 अंक चढ़कर करीब करीब 24,230 के पास है और बहुत तेजी से डे हाई की तरफ बढ़ रहा है। डे हाई 24,303 का निफ्टी ने बनाया है, उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्लोजिंग आवर्स में मजबूती बरकरार है। बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो 900 अंक उछलकर करीब करीब 56,900 के पास है। अच्छी खासी तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। दिन के दौरान एक डिप आया था करीब करीब 12 से 1 के बीच में, जब थोड़ी मुनाफा वसूली हावी हुई थी और वहां से वापस से रिकवरी देखने को मिली है और देखिए ये तेजी अच्छी खासी दिख रही है इस वक्त। उसके अलावा आप देखिए फार्मा शेयरों की अगर आप बात करेंगे या उसके पहले इनफैक्ट अगर आप देखेंगे क्रूड का इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, तो क्रूड में नरमी से ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां जो है उनके शेयर जो है वो आज दबाव में दिख रहे हैं। ओएनजीसी हो या एचओईसी हो, इन सब में आज जो है वो आधे % से लेकर 7% तक की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रूड की कीमतें कम हुई थी, उनके लिए नेगेटिव एक इंपैक्ट हुआ। क्रूड में नरमी से वहीं पीवीसी शेयर जो है उनके लिए रॉ मटेरियल क्रूड से मिलता है, तो पीवीसी शेयरों में अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये दोनों शेयर जो है वो 3% तक आज चढ़े हुए हैं। फार्मा जो डिफेंसिव बेट है बाजार में आज तेजी दिखा रहा है। 2 दिनों की गिरावट के बाद फार्मा शेयरों की सेहत जो है वो सुधरी है। ग्लेनमार्क, वॉकहार्ट, ल्यूपिन ये तमाम शेयर जो है वो 1 से 4% तक की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये वो बड़ी बातें हैं बाजार की जिन पर आपको रखना चाहिए फोकस। लेकिन आपको रखना चाहिए कुछ और चीजों पर भी फोकस, यानी कुछ और बजिंग सेक्टर्स, बजिंग शेयर्स जिन पर आपको रखना चाहिए फोकस। और वो जानने के लिए हम चलेंगे सृष्टि के पास। मुंबई स्टूडियो से सृष्टि जुड़ी हुई है। सृष्टि बताइए बजिंग शेयर्स और कौन से हैं जो इन 5 बड़ी बातों के अलावा हैं इस वक्त के मार्केट में? तो ओवरऑल विकास देखिए, आज जो पूरा एक्शन पैक दिन रहा है वो जितने भी क्रूड से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत अहम रहा है, क्योंकि आप देखिए सुबह तो हम फिर भी कम गिरावट देख रहे थे, अभी तो वो गिरावट गहराती ही जा रही है। क्रूड में आप देखिए तो 9% का इंट्राडे आप फॉल देखेंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छी बात ज़रूर है, खासतौर से उन सेक्टर्स के लिए जिनकी हाल फिलहाल बहुत पिटाई हुई है। इंटरग्लोब एविएशन सबसे तेज़ उड़ान लगाता हुआ 4% की तेज़ी। टायर काउंटर्स में भी जोश है। जेके टायर, अपोलो, सीएट ये सभी आप देखिए 1.5 से 4.5% तक की तेजी फिलहाल इन सत्र में दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा खेमा है वो प्रेशर में है। एक्चुअली कॉपर के जो प्राइजेस हैं वो अब ग्लोबल मार्केट्स में जो हैं काफ़ी बढ़ चुके हैं। कॉपर एक बड़ा इंडिकेटर भी माना जाता है, डॉक्टर कॉपर के नाम से हम उसको समझते हैं। बट इस बार जो सिचुएशन है वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और साथ ही सप्लाई को लेकर है और इसका इम्पैक्ट जो है केबल और वायर कंपनीज पे आता है, क्योंकि ये पास ऑन तो करते हैं बट कंपटीशन इतना है इस स्पेस में कि पास ऑन करने में दिक्कतें आती हैं और इनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इन चिंताओं के चलते पॉलीकैप लगभग 6% कमजोर, केईआई 6% की गिरावट दिखा रहा है और आरआर काबिल लगभग 3.25% नीचे है।
फार्मा शेयरों की बात करते हैं। कल से हम हाईलाइट कर रहे हैं, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स उनके बारे में बात कर रहे हैं और आज देखिए क्या दमदार तेजी है। आप ग्लेनमार्क को देखिए 4% से ज़्यादा की तेजी। वोकहार्ट एक अलग आउट परफॉर्मर, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर, 4% मजबूत। लुपिन, लॉरस लैब 1 से 1.5% ऊपर ज़रूर है। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड्स दिन के दौरान खबर आई है और आप देखिए क्या रैली इस काउंटर ने दिखाई है। अब तो 16% की तेजी। अब देखिए हाल फिलहाल कोई भी एनालिस्ट आईटी के बारे में बात नहीं कर रहा है। गाइडेंस को लेकर तो किसी को ज़्यादा उम्मीदें है ही नहीं और ऐसे बाजार में हैप्पीएस्ट माइंड का आना, अपनी FY27 की गाइडेंस बढ़ाना, AI पे अपने प्लान सामने रखना, ये एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं एक बीटन डाउन नेम ज़रूर है आईटी पैक में। तो एक पॉजिटिव खबर, साथ ही साथ मार्केट का भी पॉजिटिव होना और स्टॉक देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तमाम अन्य काउंटर्स हैं जिसमें कि डिक्सन टेक जैसे स्टॉक्स हो जाएंगे। HKC ओवरसीज़ के साथ इन्होंने JV को मंजूरी मिली है, ये ऊपर है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में गोदरेज के प्रमोटर ने हिस्सा लिया है, वो स्टॉक भी काफ़ी एक्साइटेड है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस वो स्टॉक में आज इंट्राडे जो है काफ़ी बड़ा जंप आया है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं आज के सत्र में। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज देखिए जिस तरीके की तेज़ी है, अब सवाल यही पैदा होता है कितना भरोसा करें इस तेज़ी पे और क्या करें। तो सीधे चलेंगे अभिषेक के पास जानने के लिए किस तरीके के डेटा पॉइंट्स फिलहाल बन रहे हैं और क्या होनी चाहिए रणनीति। अभिषेक। सृष्टि, जो आपने कहा कि भरोसा कितना है, बड़ी जो दिक्कत है बाजार में इस वक्त भरोसे की कमी है क्योंकि कल जो हमने डैमेज देखा है उसकी लगभग आधी भरपाई तो कर ली है। अब इस भरपाई के पीछे दो वजह है। एक वजह तो साफ तौर पर जो दिखाई दे रहा है कि क्रूड ऊपरी स्तरों से गिरा, यानी कि 119 साढ़े 19 डॉलर के आसपास कच्चा तेल हो गया था, वहां से गिर के 90-91 डॉलर के आसपास के प्राइसेस यानी कि 25% नीचे हैं। एक रीजन ये है, ट्रंप ने भी कहा कि युद्ध खत्म हो जाएगा जल्द ही। हालांकि मतलब उनके बयान पर कितना ट्रस्ट करें इसको लेकर बाजार हमेशा परेशान रहता है। दूसरी चीज ये है कि आप देखेंगे कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का जो RSI है वो 25 से 30 के बीच में आ गया है, यानी कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और वहां पर बाजार ने थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश की है और इसके चलते भी आज के सत्र में बाइंग देख रहे हैं। IT, ऑयल एंड गैस वगैरह आप छोड़ दें तो आज बाइंग अच्छी है। निफ्टी बैंक के सारे जो 14 शेयर है तेजी पर कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी ने डबल सेंचुरी लगाई है, निफ्टी बैंक करीब 850 अंक ऊपर है। तो जो कल गिरावट हुई थी बाजार में उसकी आधी भरपाई बाजार ने आज की है और मिड कैप स्मॉल कैप में हम स्ट्रेंथ ज्यादा बेहतर देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर है। स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर करीब 1.25% के आसपास का उछाल हम देख रहे हैं। इंडिया विक्स कल हमने देखा था कि काफी ज्यादा उछाल आ गया था और आज 16.5% की गिरावट है, 20 के नीचे आ गया है इंडिया विक्स। तो कहीं ना कहीं थोड़ी से ये टेंशन थी उतार चढ़ाव को लेकर, फियर थी जियोपॉलिटिक्स को लेकर, ये थोड़े से रिड्यूस हुई हैं और वो लेवल्स में दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल अगर आप संकेतों को भी देखेंगे तो आपके पक्ष में दिखाई देंगे क्योंकि डाउ फ्यूचर इस वक्त 150 के ऊपर है और यूरोप के बाजारों में लगभग 1.25% से लेकर 2-2.5% के आसपास की तेजी पर शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। अब निफ्टी के स्ट्रेटजी की बात करें अगर सृष्टि, तो यहां से देखिए बाजार जो है आज इंतजार करता रह गया और 24,300 के लेवल को पार नहीं किया। अगर आप ऑप्शंस के डेटा को देखेंगे तो 24,300 एक बड़ा रेजिस्टेंस है बाजार के लिए और जो अगला पड़ाव होगा 24,500 का होगा। तो ये 200 अंकों का रेंज, इसको जब तक बाजार क्रॉस नहीं करेगा बाजार में हम सस्टेन्ड मूव तेजी की तरफ देखेंगे नहीं और तभी स्थिरता का संकेत भी मानेंगे। अदरवाइज बाजार में ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी। सपोर्ट लेवल 24,100 से लेकर 24,200 के रेंज में ये सपोर्ट लेवल है। एक बड़ा जो मजबूत सपोर्ट है वो है 24,000 का, फिलहाल वो टूटता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन इस रेंज के बाहर जाने पर ही अब कोई बड़ा मूव बाजार में आएगा। राय ये होगी कि अगर आप तेजी की पोजीशन में फंसे हुए हैं तो इस उछाल का इस्तेमाल आप फंसी हुई पोजीशन से निकलने के लिए करें। नई खरीदारी के लिए मेरा मानना है कि 24,500 का इंतजार कर लेना थोड़ा सा बेहतर रणनीति होगी। अगर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो, अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं, थोड़ा जोखिम लेना चाहते हैं तो यहां से डिप्स आती हैं, छोटे छोटे ट्रेड के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 1700 अंकों की गिरावट के बाद आज हम देखने की 900 अंकों के आसपास से रिकवरी है। निफ्टी बैंक सारे जो क्रूशियल DMAs हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, उनके नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि 14 के 14 शेयर आज ऊपर हैं और आज निफ्टी बैंक में जो तेजी की वजह यह भी है, देखिए फाइनेंशियल का वैसे कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से। बस तनाव ये थी कि अगर मान लीजिए अगर
क्रूड में उछाल के चलते महंगाई बढ़ी तो शायद दरें आगे घटने को लेकर संभावना कम हो जाती है, और उसके चलते हमने देखा था कि बैंकिंग शेयर टूटे थे। लेकिन आज अच्छी बात यह हुई कि 6 सत्र की गिरावट के बाद आईसीसी बैंक में तगड़ी खरीदारी लौटी है। लेकिन जब तक आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में सस्टेन्ड मूव नहीं आते हैं, तब तक निफ्टी बैंक में भी आप बड़ी रिकवरी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक पिछले 10 में से 8 सेशन में कमजोरी दिखा चुका है। आज 1% के आसपास की तेजी है। तो निफ्टी बैंक को फिलहाल के लिए 56,500 पर अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें, 57,000 के रेजिस्टेंस के बेहद करीब आज कारोबार कर रहा है। लगता है कि इसी रेंज में आज का जो बचा हुआ सत्र है निकल जाएगा। निफ्टी से अगर आप तुलना करेंगे, अगर मेरा पक्ष पूछेंगे कि टिल्ट कहां पर है, झुकाव कहां पर है, तो निश्चित तौर पर गिरावट पर बाइंग करने के लिए निफ्टी बैंक बेहतर है। लेकिन शर्त यह है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक जो बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, इनकी तेजी टिक जाए। ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, बहुत ज्यादा रिस्क यहां से डाउनसाइड का नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक आप चाहे तो यहां पर बेट निफ्टी बैंक में ले सकते हैं तेजी का। लेकिन निफ्टी में 24,500 मुझे लगता है कि जब तक ये पार नहीं होता है, और बेसिकली बड़ा जोन है 24,300 से लेकर 24,500 का, जब तक ये पार नहीं होता है आप सस्टेन्ड बड़ी बाइंग नहीं देखें। छोटे छोटे मूव्स तो खैर लोअर लेवल्स पर आते रहेंगे। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर उनका व्यू क्या है। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी सी इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीन आवर्स स्वदेश पर। अंशुल जी, थोड़े छोटे रेंज में बाजार ने आज मूव किया है। जैसे कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था, शुरुआत बढ़िया की बाजार ने, एक झटका भी लगा शुरुआत में, लेकिन फिर संभल गया बाजार। यहां से आप क्या ट्रेड इंडेक्स में लेने की सलाह देंगे? सर गुड आफ्टरनून, बाकी सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। देखिए, सुबह भी मैंने यही कहा था कि हम बुलिश कैप के साथ खुल रहे हैं और प्रीवियस बेरिश कैप को फिल करते हुए खुल रहा है। एक मॉर्निंग में आपको शुरुआती सेशन में रिएक्शन दिखेगा, बट इवेंचुअली हम वापस से रिकवर करते हुए दिखेंगे। तो मिड सेशन के बाद से हमने बैंक निफ्टी में अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया हुआ है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। वहां से बैंक निफ्टी ऑलरेडी 150 पॉइंट ऊपर है, बट यहाँ से 75 मिनट के चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज है 57,450। यहां तक बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। तो मैं आपकी एक बात से एग्री करूंगा कि अगर बाइंग देखना है तो बैंक निफ्टी में देखना चाहिए। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, और स्पेशली जो चीज आपने नोटिस कराई है एचडीएफसी बैंक, उसमें करीब करीब 2 से 2.5% की और मूव आती हुई दिख रही है। और अगर एचडीएफसी बैंक 2-2.5% चल गया है तो बैंक निफ्टी बहुत आराम से 57,450, 57,500 टेस्ट कर जाएगी। आज की एक प्रॉब्लम आ सकती है निफ्टी में, 24,300 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है, 24,333 पे 75 मिनट की चार्ट का 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो ये एक जोन है जहां पे निफ्टी अटक सकती है। बट एक चीज और याद रखना है, आज एक्सपायरी है, अगर ट्रैप बनना है तो आज ही बनेगा। तो 24,300 इसके ऊपर अगर 20 मिनट हम टिक गए तो ये जितने भी कॉल राइटर्स हैं ये अंडर वाटर आने लगेंगे, और इनकी अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो फिर आज के सेशन में हम प्रोबेबली डे हाई पे जाके क्लोज करेंगे, जो 24,350 भी हो सकता है, 24,400 भी हो सकता है। क्योंकि जब ट्रैप में शॉर्ट कवरिंग ऑन एक्सपायरी डे आती है तो 100-150 पॉइंट निफ्टी को चलना कोई बड़ी बात नहीं है ट्रैप लेवल से। तो 24,300, 24,333 इस जोन को क्लोजली वॉच कीजिए। ये निकलता है तो फिर निफ्टी में भी बाइंग कर सकते हैं, 150 पॉइंट की अप मूव मिलेगी। बट बैंक निफ्टी में क्लियरली अपसाइड दिख रही है 57,450 ऑड लेवल्स तक 75 मिनट के चार्ट पे, जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो हम बुलिश हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने बैंक निफ्टी बाय दिया हुआ अपने क्लाइंट्स को। बिल्कुल, तो बुलिश नजरिया है अंशुल जी की तरफ से आता हुआ। चलिए, एक और मेहमान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रुचित जैन, MOFSL से। रुचित जी, गुड आफ्टरनून। आपका भी बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। और शुरुआत आपके ट्रेडिंग आइडियाज के साथ करेंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स आपके क्या होंगे? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, 2 स्टॉक्स है खरीदारी साइड। सबसे पहले तो फार्मा स्पेस में से ग्लेनमार्क फार्मा में एक खरीदारी का कॉल है। सो आइडियली फार्मा एज अ सेक्टर देखेंगे तो हमें सेक्टरल ट्रेंड अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे रीसेंट अप मूव एक अच्छे सपोर्ट बेस से निकला है। आज भी देखेंगे तो दिन की शुरुआत से ही निफ्टी फार्मा इंडेक्स में काफी पॉजिटिविटी देखी गई, और ग्लेनमार्क फार्मा ने टेक्निकली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो एक बुलिश पैटर्न है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए प्राइस अप मूव में। सो हम यहाँ पे एक अच्छा अप मूव एक्सपेक्ट करें तो करंट लेवल्स पे 2150 के नीचे स्टॉप लॉस रखे ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2320 के टारगेट्स ये स्टॉक में नियर टर्म में आ सकते हैं। और बैंकिंग स्पेस में आज अच्छा पुल बैक मूव है रिसेंट करेक्शन में। सो विद इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस बंधन बैंक स्टॉक है जो हमें यहाँ पे टेक्निकली पसंद है।
सो जो मार्केट में हमने रिसेंटली करेक्शन देखा है, सो उसमें अगर रिलेटिवली देखें तो बंधन बैंक में कम फॉल हुआ था, और जो भी छोटे मोटे करेक्शन आए उसमें 20 डे में स्टॉक के लिए एक अच्छा सपोर्ट तरीके से निकला है। सो करंट लेवल्स पे बंधन बैंक में भी नो विद इन द बैंकिंग स्पेस खरीदारी की सलाह रहेगी। 175 का स्टॉप लॉस और 190 के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये राय आपको दो शेयरों पर आती हुई, बंधन बैंक, एक आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी नंबर जो है वो फ्लैश हो रहे हैं, आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस जो है वो लगातार मिलते जा रहे हैं। बंधन बैंक में स्टॉप लॉस आपको 175 का रखना है, 190 का आपको रखना है टारगेट, और ग्लेनमार्क में आपको रखना है स्टॉप लॉस 2150 का, और टारगेट आपको रखने हैं 2320 रुपए की। तो ये दोनों कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आती हुई। चलिए अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज। देखिए, सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली फार्मा सेक्टर में दिख रही है, जिसमें हमने नैटको फार्मा का टारगेट हुआ है, ग्लेनमार्क और लुपिन भी हमने डिस्कस किया था, औरो फार्मा भी डिस्कस किया। इसी घड़ी में एक आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आया है, एमक्योर फार्मा। इसमें 74 वीक्स का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट है, जो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट भी है। और बेहतरीन चीज इसमें ये है, राइट साइड में वॉल्यूम है, इंस्टीट्यूशन कैंडल है दो, एक 27 फरवरी की जहां पे 463% वॉल्यूम राइज था, 960K का वॉल्यूम था, और दूसरा कल की कैंडल है जहां पे 1226% वॉल्यूम राइज था, 2.6 मिलियन का वॉल्यूम, और आज भी एवरेज वॉल्यूम से 325% वॉल्यूम राइज है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि अराउंड ब्रेकआउट्स इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन है, बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एमक्योर फार्मा बाई करना चाहिए 1565 के आसपास, 1515 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, और 1615 ये एक एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे नहीं रुका तो 1655 तक ये सीधा निकल जाएगा, तो एक 1615 पे नजर रखिए। अगर नहीं रुका तो टारगेट तुरंत रिवाइज करके 1655 करना है। प्रॉफिट बुकिंग में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। 74 हफ्ते का पूरा बेस ब्रेकआउट बना के निकल रहा है, तो स्टॉक थोड़ी सी बड़ी मूव देगा। काउंटर्स हैं जहां पर रखनी है नज़र, और क्लियरली जो फार्मा पैक है वो बस कर रहा है। देखिए, अब दिग्गज फार्मा कंपनीज में कई सारे स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स ने कवर किए। रुचित ग्लेनमार्क की बात कर रहे थे। अब धीरे धीरे करके जो ब्रॉडर मार्केट के काउंटर्स हैं फार्मा स्पेस से, वहां पर भी आपको ध्यान ज़रूर रखना है। पर आज देखिए, श्रीराम फाइनेंस ये बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर। हाल फिलहाल जमकर पिटाई हुई थी श्रीराम फाइनेंस की, 2 से 3 दिन लगातार ये काउंटर जो है निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल था। पर रुचित, आज जिस तरीके का रिबाउंड है 7%, एक निफ्टी 50 कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल, और क्या आने वाले कुछ दिनों में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है? जी, एक क्लियर एक साइन है कि जो भी स्टॉक में जब भी डिप्स आ रहे हैं तो लोअर लेवल्स पे स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है। पोजिशनली देखेंगे तो ऑलरेडी स्टॉक ने सितंबर महीने से काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। 600 से लेके 1100 तक का मूव लास्ट 6 महीने में स्टॉक में आया है। अब जो भी डिप्स आ रहे हैं वहां पे हमें 950 930 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट भी स्टॉक में बना है। पिछली बार भी फरवरी के स्टार्ट में थोड़ा सा जब डिप आया तो 940 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट बेस बना है। सो आई थिंक 930 टू 950 ये एक रेंज है कि जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा। और मार्केट के पुल बैक मूव में अगर इतना आउट परफॉर्मेंस आ रहा है, सो नो आई थिंक ये काफी अच्छे साइन है, तो आगे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकते हैं। आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, तो उस पर ध्यान आप ज़रूर रखिए। और श्रीराम फाइनेंस 1000 रुपये के ऊपर आज फिर से काउंटर निकला है। जी हाँ, इस काउंटर की फंडामेंटल स्ट्रेंथ की भी चर्चा हमने शो में कई बार की है। बट आज का स्टार परफॉर्मर एक काउंटर ज़रूर है, और जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। फाइनली इसने अपने इन्वेस्टर्स को हैप्पी आज के सत्र में ज़रूर किया होगा। निचले स्तरों से आप देखिए 16% का उछाल, और ये एकाएक स्पाइक आया है। वजह है कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाना। रिवीजन किया है इन्होंने अपनी गाइडेंस में। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक पूरी डिटेल के साथ तैयार हैं कि पहले क्या गाइडेंस थी, अब क्या गाइड कर रहे हैं, और बाकी की कमेंट्री कैसी है। अभिषेक, बट किस इतनी शानदार कमेंट्री है कि स्टॉक 16% चल गया। सृष्टि, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम चर्चा कर भी रहे थे कि हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर काफ़ी ज़्यादा पिटाई का शिकार हुआ है, और ये कंपनी जब लॉन्च हुई थी 2020 में इसकी लिस्टिंग हुई। अशोक सूटा के गाइडेंस में हमने देखा था कि डिजिटल फर्स्ट इनिशिएटिव के लिए कंपनी ये जानी जाती थी, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी ऑफ ट्रैक हो गई। लेकिन जो कमेंट्री आज दी है, हम देख रहे हैं कि रिन्यूड इंटरेस्ट है।
तो 1500 रुपये वाला शेयर गिरते गिरते 500 रुपये के भी नीचे चला गया था। आज इसमें बाइंग आ रही है क्योंकि वित्त वर्ष 2027 के लिए उन्होंने जो ग्रोथ आउटलुक को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया है और उनके मुताबिक एआई फर्स्ट स्ट्रेटजी से मजबूत बिजनेस मोमेंटम कंपनी को मिला है। कंपनी का यह कहना है कि एआई लेड जो डिमांड है उसके चलते जो की सेक्टर से कंपनी के लिए उसमें ग्रोथ बढ़ रही है और कंपनी ने FY28 तक जो ग्रोथ है लगभग 15% पहुंचने की उम्मीद जताई है। तो जहां पर कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं 5-6% की ग्रोथ पर, अगर हम फ्रंटलाइन कंपनीज की बात करें, अगर कोई कंपनी आके कह दे कि 15% की ग्रोथ हम करेंगे अगले 2 से 3 साल में, तो फिर बाजार को रिवॉर्ड करना ही था। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज 16% का जबरदस्त उछाल है। कंपनी का यह कहना है कि एआई फर्स्ट इनिशिएटिव से क्लाइंट पाइपलाइन और जो डिमांड की जो स्थिति है वो दोनों के दोनों काफी मजबूत हुई है और जनरेटिव एआई बिजनेस सर्विसेज के चलते क्लाइंट अडॉप्शन में भी तेजी आई है। अशोक सूटा जो कि कंपनी के चेयरमैन, उनका यह कहना है कि एआई रणनीति से मेजरेबल रिजल्ट, मापने योग्य रिजल्ट जो है कंपनी को वो मिल रहे हैं और जो की वर्टिकल्स होते हैं आईटी कंपनीज के लिए, सबसे बड़ा वर्टिकल तो हमारे भारतीय आईटी कंपनीज के लिए बीएफएसआई होता है। तो बीएफएसआई और हेल्थ केयर जो की वर्टिकल है, इसके अलावा हाईटेक और मैन्युफैक्चरिंग, वहां पर डिमांड अच्छी है और जो मजबूत क्लाइंट पाइपलाइन है, इसी की वजह से FY27 का इन्होंने ग्रोथ जो अनुमान है उसको बढ़ाया है। लेकिन अगर आप शेयर की चाल की बात करेंगे तो आज की जबरदस्त तेजी के बावजूद अगर आप महीने भर में देखेंगे तो आपको शेयर ये लगभग फ्लैट दिखाई देगा। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नरमी आपको नजर आएगी। 6 महीने की बात करें लगभग 32-34% की गिरावट इस साल में अब तक हम देख रहे हैं कि 15-16% के आसपास की गिरावट है और एक साल में 45% ये शेयर नीचे आ गया है। तो काफी ज्यादा पिटाई हुई है। कंपनी के अप्रोच को लेकर प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन थोड़ी बिजनेस में गिरावट आई थी बीच में और हमने नतीजे खराब होते हुए देखे थे। वैल्यूएशंस बहुत हाई थे कंपनी के, ये चिंता तब भी हम जता रहे थे जब ये 1000-1500 के रेंज में कारोबार कर रहा था। तो वैल्यूएशन करेक्शन हो गया है और इसके बाद निवेशकों ने आज इसको हाथों हाथ लिया है। 16% का जबरदस्त उछाल और आप वॉल्यूम भी देखिए, 1.5 करोड़ शेयरों के आसपास का वॉल्यूम इसमें है। एक राय ले लेते हैं, 500 रुपए के नीचे तो अभी भी है, 55 रुपए चढ़ा है, 395 रुपए के भाव हैं। अंशुल जी, बहुत ज्यादा ये पिटा हुआ शेयर था। अच्छा अपडेट आया है कंपनी की तरफ से और वो अपडेट जो बाजार सुनना चाहता है एआई को लेकर, डिजिटल को लेकर, वो अपडेट इन्होंने दिए हैं अपने बिजनेस को लेकर। आप जरा बताइए कि इस गाइडेंस के बाद कितने कन्विंस्ड हैं आप? चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको? सर, चार्ट पे एक बाउंस बैक बन रहा है। आपने एकदम सही कहा, बीटन डाउन काउंटर है, ऑल टाइम हाई से 78% करेक्ट हो चुका है और एकदम रीसेंट चार्ट देखेंगे तो पिछले 9 महीने में 50% करेक्ट हुआ है। नॉन स्टॉप 9 महीने गिरा है। आज सेकेंड डे ऑफ बाउंस बैक है। कल 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट डबल वॉल्यूम था। आज 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट 2660% वॉल्यूम राइज है और 50 डे का प्राइस का जो एवरेज है उसको टेस्ट कर रहा है। तो 405 इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस होगा, वहां तक आराम से पहुंच जाएगा। 405 अगर निकालता है जो 50 डे मूविंग एवरेज है, तो फिर ये पूरी जो 50% फॉल आई है 9 महीने में, इसका 50% रिट्रेसमेंट 467 पे है। वहां तक की अपसाइड बन सकती है 405 रुपए के ऊपर। ऑलमोस्ट आप याद कर लीजिए, तेजस नेटवर्क इसी तरीके से पहला रिवर्सल कैंडल बना था और उसके बाद कंटिन्यूअसली 3 से 4 दिन बाइंग आई थी। तो कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, बट एक बार मैं 405 के ऊपर देखना चाहूंगा कि 50 डे मूविंग एवरेज निकाल के सस्टेन करने लगे, तब बाइंग करना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। 50% रिट्रेसमेंट 467 के अराउंड है, वो मिल सकता है। ठीक है, 467 तक जा सकता है, लेकिन आपको खरीदना है 405 के ऊपर। अब 405 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके अपने लेवल्स होते हैं, बहुत पके पकाए लेवल्स होते हैं। तो आप आपने अगर धैर्य दिखाया है, थोड़ा धैर्य और दिखा दीजिए, 405 के ऊपर निकल जाए तो फिर इसको आप बाइंग कीजिएगा। आज वॉल्यूम बैक ये बाइंग आई है पीस माइंड्स के शेयर में। थोड़ा सा ना गुमनाम सा हो गया था शेयर, आज बहुत दिनों के बाद हमारे रडार पर आया है और रडार पर कोई तभी शेयर आता है जब उसमें हम थोड़ी एबनॉर्मल एक्टिविटी देखते हैं। लेकिन क्रूड में जो हमने गिरावट देखी ऊपरी स्तरों से, बाजार का मूड आज थोड़ा सा बेहतर हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि क्रूड बहुत ठंडा हो गया। हम तो आदी हो चुके थे देखने की 60 से 70 डॉलर का क्रूड हो, अभी भी 90-91 डॉलर के आसपास का कच्चा तेल है। लेकिन हाँ, राहत जरूर है कि 120 डॉलर तक जाने के बाद ये गिरावट आ गई। और इस बात की आशंका जो थी, जो स्टेटमेंट भी आ रहे थे, कतर के एनर्जी मिनिस्टर ने बयान दिया था कि 150 डॉलर का कच्चा तेल हो जाएगा। कम से कम वो जो खतरा है फिलहाल के लिए टलता नजर आ रहा है। तो जरा क्रूड और बाजार की समीकरण को साधते हुए जरा चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने
एक्सपर्ट है, विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज के विजय मंत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंत्री जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर बाजार की दिशा यहां से आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि बाजार लार्जली बाकी संकेतों को इग्नोर करेगा, जो हमारे कोर स्ट्रेंथ हो, हमारे जो मैक्रोज हो, फंडामेंटल्स हो, और जियोपॉलिटिकल को वेटेज निश्चित तौर पर ज्यादा देगा। अभी आपकी सर रीडिंग क्या कहती है कि यह मामला अभी कितना लंबा खिंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? वैसे तो ये ट्रंप ही जानते हैं, लेकिन आपकी सर एनालिसिस क्या है इस पर? देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक न्यूज आर्टिकल निकाला कि जो करंट एनर्जी क्राइसिस है वो 1970s के बाद वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस है। तो वो एक मुझे लगता है बहुत ही अलग तरह का स्टेटमेंट है। हम एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि आज ऑयल की सिचुएशन क्या है। आज ग्लोबल जो ऑयल का रिजर्व है वो 8.2 बिलियन बैरल पड़ा है। 1970 में ऐसा नहीं था, कोई कंट्री के पास रिजर्व नहीं था। आज करीब करीब 30 के ऊपर ऐसे देश हैं कि जिनके पास अप्रोक्सीमेटली 90 डेज का रिजर्व है थ्रू आईईए के थ्रू। और उसके अलावा आप देखेंगे कि कोई भी कंट्री आप देख लो आज की तारीख में, जितना ऑयल अवेलेबल है, अगर ये होमरूज का 400 दिन भी, एक साल भी बंद रहे तो कुछ सप्लाई में कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एवरी एनर्जी क्राइसिस से वर्ल्ड सीखता है। जापान ने सीखा, ऑयल डिपेंडेंसी कम की। इंडिया ने सीखा, ऑयल डिपेंडेंसी कम की। फ्रांस न्यूक्लियर की तरफ चला गया। लेकिन क्या होता है, कोई भी एसेट कैटेगरी ऐसी होती है, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, इक्विटी हो, चाहे ऑयल हो, उसपे जो जनरल स्पेकुलेटर है वो ये सोचता है कि बाकी स्पेकुलेटर क्या सोचते हैं। तो इस माहौल में जब जियोपॉलिटिक्स हुआ तो ऑयल खाली ऐसा एसेट कैटेगरी था या कमोडिटी था जिसमें तेजी नहीं आई। गोल्ड में आई, सिल्वर में आई, मेटल्स में आई, लेकिन ऑयल में तेजी नहीं आई। एंड 2025 के बिगिनिंग से ही ऑयल वाज एन ओवर सप्लाई। तो ये खाली एक ट्रिगर हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि ये तो अभी $100 के बाद में वापस नीचे आ गया, लेकिन आप देखें कि 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में $150 चला गया। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट वो नंबर देंगे तो $200 के आसपास जाता करंट प्राइस में। इवन अगर आप यूक्रेन रशिया क्राइसिस की बात करते हैं हम 2022 की, तो भी वहां $140 के आसपास ऑयल चला गया था। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास बड़ा फैक्टर प्ले आउट होने वाला है। ये हो सकता है 5, 7, 10 दिन में मैटर ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाए। और ऑयल इंटेंसिटी पूरे वर्ल्ड की जो पहले 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, वो इतनी नहीं है। तभी आप देखिए कि ऑयल 20% के आसपास गिरा है। $50 अभी, मतलब बीच में तो 70 से $50 बढ़ गया। और अगर उस एलिवेटेड पोजीशन पे ऑयल रहता पूरे साल तो भारत को $90 बिलियन का एडिशनल खर्चा होता है। लेकिन उसके बाद भी इंडियन मार्केट कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आया इंडियन मार्केट में। और आपके साथ एक सिंपल डेटा शेयर करना चाहता हूं। अगर आप प्रीवियस मार्केट फॉल की स्टडी करो तो 2006 का जो फॉल है, 2026 का फॉल है, ईयर टू डेट अभी का सब पिछले सालों के मुकाबले इट इज वन ऑफ द लोवेस्ट। तो मुझे लगता है अननेसेसरी पैनिक मार्केट में क्रिएट की करवाई जा रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस फॉल पे पैसा डालना चाहिए, क्योंकि बाजार में हमको कोई भी बड़ा फॉल नहीं दिखता है। क्योंकि कोई भी बड़ा फॉल बड़े राइज पे होता है। अगर आप पिछला 10 साल का निफ्टी का रिटर्न देखो तो 12% CAGR है, वो इंडिया की GDP के आसपास है। तो कोई बड़ा फॉल, कोई बड़ा राइज हुआ नहीं बाजार में। पोस्ट कोविड जरूर हुआ था, 5 साल में मार्केट बढ़ा था, लेकिन उसके पहले 10 सालों में मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया था। तो हमको इस बाजार में कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लग रहा है। और हमको लगता है अगर आप ये फेज को यूनिट्स एक्यूमुलेट करते रहें तो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद अपना पोर्टफोलियो की हालत देखिए। हम वही सिचुएशन में बैठे हैं जो पोस्ट कोविड जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बातें कर रहे हैं। सबको लगता है दुनिया खत्म हो जाएगी, और उस टाइम किसी ने पैसा डाला होता तो उसका जरूर पैसा बनता। तो ऑयल डिपेंडेंसी वर्ल्ड इकोनॉमी की धीरे धीरे कम हो रही है, और इस क्राइसिस के बाद और ज्यादा कम होने वाली है। ये टेक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक और डेटा पॉइंट्स जो कि एनालाइज किए मंत्री जी ने हमारे लिए। नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। बट एक दूसरी थीसिस ये भी है मंत्री जी के, जब ऐसी वॉर टाइप सिचुएशंस आई हैं तो नियर टर्म में ही, आप अभी मध्यम अवधि लंबे समय के लिए बात कर रहे थे, पर नियर टर्म में ही एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आते हुए दिखा है।
बट इस बार की सिचुएशन जहां हम कुछ टैरिफ से रिलेटेड न्यूज़ में फंसे रहते हैं, इंडिया की वैल्यूएशंस महंगी बताई जा रही हैं, अभी तो मार्केट्स पिटे हैं। आप देखिए बेंचमार्क इंडिसेस को देख के आप ये नहीं बोल सकते, बट लोगों के पोर्टफोलियो में काफ़ी पेन ऑलरेडी है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में। तो क्या इस बार भी हम कुछ वैसे बाउंस बैक की उम्मीद करें और क्या ब्रॉडर मार्केट्स इस बार सपोर्ट कर सकते हैं? एकदम सही बात बोला। 3-4 चीजें एक साथ हुई है। ट्रम्प का और टैरिफ का बड़ा ऊपर से चैलेंजेस था, और ट्रम्प जी को प्रेडिक्ट करना एकदम इम्पॉसिबल है। उसके बाद ये गल्फ क्राइसिस हो गई। इंडिया का वैल्यूएशन पहले भी मतलब कुछ चीप नहीं था। कॉम्बिनेशन ऑफ सारी चीजों की वजह से, और उसके साथ अब एफआई का जो विड्रॉल था बिकॉज ऑफ इंडिया में एआई प्ले नहीं था, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 चीजों की वजह से हमने माहौल देखा है। मार्केट में शार्पर बाउंस बैक नहीं आने वाला है, मतलब इंडिविजुअल स्टॉक में भी नहीं आएगा, इंडेक्स लेवल पे शार्पर बाउंस बैक नहीं आएगा। मार्केट यहां से अर्निंग को ट्रैक करेगा। लेकिन जो पोर्टफोलियो जो डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टर के पास है, शायद उन स्टॉक्स में शार्पर बाउंस बैक नहीं आए, क्योंकि हर मार्केट करेक्शन के बाद जो नई लीडरशिप होती है वो अलग तरह की होती है। पुराने स्टॉक्स में लीडरशिप नहीं होती। जनरली क्या होता है कि एक इन्वेस्टर देखता है कि मैंने 500 रुपए पे माल लिया है, वो 450, 400 या 300 हो गया, 200 हो गया, अब मुझे और उसको एवरेज आउट करना चाहिए। वो गलत स्ट्रेटेजी है। जब मार्केट फॉल होता है तो उस फॉल में ये देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक कम टूटे हैं। जो स्टॉक कम टूटे हैं वही नेक्स्ट रैली मार्केट को लेके जाते हैं, न कि आपके हाथ के स्टॉक जो बहुत ज्यादा टूट गए हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और हमारी खुद का एक्सपीरियंस, हमारी खुद की स्टडीज है, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टर अक्सर पैसा नहीं बनाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो स्टॉक ले लेते हैं, लेने के बाद स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन होता है। स्टॉक लेने की सलाह काफी लोग देते हैं, लेकिन जब स्टॉक का एक रन हो जाता है उसके बाद वो बेच नहीं पाते। तो स्टॉक लिया, प्रॉफिट में रहा, समय निकल गया, नुकसान में हो गया, और बाद में आदमी ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है। ये साइकिल कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है। बिल्कुल। तो ये राय आपको जो है वो क्रूड के इम्पैक्ट क्या हो सकती है उसके ऊपर। सर एक सवाल मेरा एसआईपी इन्फ्लो को लेकर, अभी थोड़ी देर पहले एमफी का डेटा आया, उसमें टोटल जो नेट इन्फ्लो है वो भी गिरा है और जो एसआईपी इन्फ्लो है वहां भी गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनके मन में कुछ एक डर जो है वो थोड़ा बैठ रहा है निश्चित तौर पे। धीरे धीरे गोल्ड इन्फ्लो में भी, गोल्ड ईटीएफ के इन्फ्लो में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे वक्त में जब थोड़ा डर बैठ गया है, सेफ साइड क्या हो इन्वेस्टमेंट की तरफ? लोगों ने अब तक गोल्ड में अच्छा खासा रिटर्न बनाया सेफ मानते हुए, अब मार्केट में किधर सेफ इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए? क्या डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस पर फोकस करें, या जो बिजनेसेस हैं आईटी जैसे बिजनेसेस जो काफी गिर गए हैं, अब काफी गिरावट वहां आ चुकी है, वहां पर ही फोकस अभी लोगों का कंटिन्यू रहना चाहिए? मेरे हिसाब से आईटी में आपको डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए इस माहौल में, बिकॉज वहां बहुत, क्योंकि आईटी में सवाल ये है कि कौन सी कंपनी आगे बढ़ के आएगी। टीसीएस से आएगी, इन्फोसिस आएगी, लार्ज कैप आएगी या मिड कैप अच्छा करेगी, किसी को पता नहीं है। तो मेरी तो रिटेल इन्वेस्टर को एडवाइस है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी प्ले भी करना है तो टेक्नोलॉजी फंड के थ्रू प्ले करें, डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू प्ले नहीं करें। फोकस फिक्स इनकम पे डेफिनेटली होना चाहिए, जिस असेट कैटेगरी को काफी लोग हम बात भी नहीं करते, लेकिन वहां थोड़ा अपना अलोकेट इस माहौल में, इस बाजार में किस तरह अलोकेशन करना चाहिए। सिंपल लॉजिक है, अगले अपने 3 से 5 साल के जो भी खर्चे हैं, आइडेंटिफाई एक्सपेंसेस है, वो आपको डेट और डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट के अंदर रखना है। उसके ऊपर का पैसा आपको इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट में डालना है। और मैं आपके शो पे कंसिस्टेंटली बोलते आ रहा हूं कि बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, ये सारे सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत चलने वाले हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पैसा डालते ही पैसा नहीं बनेगा। वो पोस्ट कोविड के बाद जो हमको आदत है वो नहीं होने वाला है। इक्विटी आपको टेस्ट करेगी कि आप उसके लायक है कि नहीं है, और जब तक आप उसको ड्रॉ डाउन पीरियड में होल्ड नहीं कर सकते, एक्यूमुलेशन पीरियड में होल्ड नहीं कर सकते, तो बूम वाले पीरियड में आपके हाथ में नहीं रहेगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये बहुत अच्छा फेज है एक्यूमुलेशन का। तो मैं ईटी स्वदेश से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियो आप बचा के रखें, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद प्ले करें। हम इन्वेस्टर को अर्ज कर रहे हैं कि आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के थ्रू इन्वेस्ट करें, एक्यूमुलेट करें इस फेज के अंदर, क्योंकि जब मार्केट में राइज आएगा, वो 20% का राइज कब आएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन इस फेज में अगर आप एक्यूमुलेट कर लेंगे
तो आपका CAGR बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, निश्चित तौर पे। और ये आपकी जो कमेंट्री हम निश्चित तौर पे बचाकर रखेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि इस वक्त हमने एडवाइस दी थी जिस वक्त तमाम बाजार में गिरावट की वजह से डर काफी ज्यादा थी। बहुत शुक्रिया सर आज समय देने के लिए और जुड़ने के लिए 18 आवर्स स्वदेश पर। धन्यवाद। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो हमारे जो और मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे पैनल पर, उनसे हम बात करेंगे, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज निकालेंगे, कुछ एक्शन वाले शेयरों पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। बाजार हम देख रहे हैं कि एक रेंज में घूम रहा है और निफ्टी की जो तेजी है 200 अंकों के आसपास की है और निफ्टी बैंक एक टफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 57,000 से पहले। जो तेजी है लगभग 850 अंकों की है। ब्रीफली 57,000 के पार निकला भी था लेकिन वहां पर सस्टेन कर नहीं पाया और जो बढ़त है वो 850 अंकों के आसपास की है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट का जो टेक्सचर है वो आज बेहतर निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। 600 शेयर अगर कमजोर हैं तो उससे 4 गुना लगभग 2400 शेयर आज हम देखने की तेजी के साथ आपको NSE पर कारोबार करते हुए नजर आएंगे। एक और मेहमान को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी स्टडी क्या है और उनको कौन से शेयर इस वक्त ट्रेड के लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जिगर पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिगर भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। पहले आप अपने स्टॉक्स बता दीजिए कि आपने क्या स्टडी किया है, कहां पर आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सी सबसे पहले तो टोटल आज 2 से 3 स्टॉक है मेरे पास जो लग रहे कि आने वाले 2-3 दिनों में अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले देखे तो दीपक फर्टिलाइजर काफी टाइम से एक लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा था और रिसेंटली जो एक लोअर लो फॉर्मेशन बना है उसके साथ साथ एक डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। RSI पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिख रहा है और आज के सत्र में जो इसमें मोमेंटम है करीबन 5% की है, साथ में वॉल्यूम सर्ज भी है और जो भी एक्सटेंडेड बॉटम की बात कर रहे हैं हम वो एग्जैक्टली जो मंथली सपोर्ट पीवर्ड्स है वहीं पे बन रही है। तो मेरा मानना यह है कि दीपक फर्टिलाइजर 2-3 दिनों में अच्छा करेगा तो बाय करने की सलाह है। करंट मार्केट प्राइस से बाय किया जा सकता है और स्टैगर्ड मैनर में 960 तक मिले तो भी बाय किया जा सकता है। एसएल रहेगा 935 का और 1050 का एक टारगेट लेके चलेंगे दीपक फर्टिलाइजर में। सेकेंड स्टॉक है ओबरॉय रियलिटीज। ऐसी काफी टाइम से इसमें भी एक वीकनेस थी ये स्टॉक में, बट 3-4 दिन से देखे तो जो सपोर्ट लेवल है करीबन 1400 से 1500 का जोन है, उसी के बीच एक अच्छे खासे कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बन रहे हैं यहाँ पे और ये भी चीज एग्जैक्टली बन रही है मंथली पिवट सपोर्ट के पास। RSI में भी एक डाइवर्जेंस दिख रहा है और अच्छी बात यह है कि RSI ने जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी निकाला है। करीबन 40 का स्विंग हाई था, अभी करंटली RSI 44-45 के लेवल्स पे, तो इसमें भी एक अच्छी खासी तेजी हम 2-3 दिन में देख सकते हैं। तो ओवरऑल रियलिटी बाय करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। 1450 के नीचे एक स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 1550 का एक टारगेट लेके चलेंगे। तीसरा स्टॉक है मैनकाइंड फार्मा है। मैनकाइंड फार्मा में काफी टाइम पहले करीबन अगर हम देखें तो एंड ऑफ फेब के मंथ में हमने एक बड़ी मूव देखी थी जिसके चलते एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ था। उसके बाद एक पुल बैक भी आया और पिछले 2 दिन से जो पुल बैक हम इसमें देख रहे हैं एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद है और इसमें भी करीबन देखे तो RSI ने भी वही चीज हमें दिखाई है। करीबन जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था वहीं पे सपोर्ट लेके आज रिवर्सल दिख रहा है। इवन DMIs भी पॉजिटिव हो चले इसमें। तो मैनकाइंड फार्मा करंट लेवल से बाय किया जा सकता है और पुल बैक में भी मिले करीबन 2200 के भी नीचे अगर मिलता है करीबन 2180 तक तो भी बाय करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस रहेगा मैनकाइंड में वो रहेगा 2150 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे और ऊपर में टारगेट लेके चलेंगे करीबन 2350 से लेके 2400। ठीक है, 2350 से लेकर 2400 रुपए तक के टारगेट होंगे मैनकाइंड फार्मा के लिए, दिग्गज फार्मा कंपनी। और इसके अलावा जो स्टॉक सुझाए हैं आपको जिगर भाई ने वो हैं दीपक फर्टिलाइजर और इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी के। ये 3 के 3 तेजी वाला शेयर। और आज आप देखेंगे कि जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं RCF हो, फैक्ट हो, चंबल, ये तमाम कंपनीज आज NSE 500 के टॉप गेनर्स में आपको दिखाई देंगे। और उसकी वजह यह है कि जो गैस की सप्लाई को लेकर जो चैलेंजेस थे फर्टिलाइजर प्लांट्स को रनिंग रखने के लिए, तो सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया है, नेचुरल गैस रेगुलेशन ऑर्डर 2026,
और उसके तहत जो 6 महीने में जो सप्लाई हुई थी इनको कम से कम उसके 70% तक सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि जो राज्य भी है जिनको कि फर्टिलाइजर प्लांट को चलाने के लिए जो गैस मिल रही है, किसी और चीज के लिए उसको डाइवर्ट ना किया जाए। तो एक जो क्राइसिस हो सकती थी उसको थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। इस पर आगे हम अपने संवाददाता से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या सरकार ने ऑर्डर दिया है। लेकिन एक और मेहमान को पहले जोड़ लेते हैं, उनसे समझते हैं कि उनके ट्रेडिंग आइडियाज बाजार में इस वक्त कौन से हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। राजेश जी, कल बड़ी गिरावट और आज आधी भरपाई, लेकिन बाजार पिछले 40-45 मिनट से बहुत ही छोटी रेंज में है। हमने जब शो शुरू किया उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि वो लेवल चेंज ही नहीं हो रहे हैं। आप बताइए सर कि स्टॉक्स में होके आप कहां देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी और मार्केट में जो एक ट्रम्प का स्टेटमेंट है उसके चलते हमने देखा कि मार्केट में एक रिकवरी बनी है और ग्लोबल मार्केट ने भी सेम बिहेवियर यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो हमें लगता है ये जो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से रिकवरी बनी यहाँ पे 24,250 जो कि एक मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया है, तो 24,250 से 24,300 ये रेंज अभी सप्लाई जोन जैसा काम करेगी। जब हम 24,300 के ऊपर निकलेंगे तो वहां से बड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्शन प्ले होते हुए दिख सकती। तो हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा अभी। हो सकता है कि 24,300 के लेवल को क्रॉस करने में भी एक आध दिन का समय और लगे, देन फिर हम शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे प्ले आउट होते हुए देखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है फार्मा एज अ सेक्टर हमें पसंद आ रहा है और काफ़ी लार्ज के फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और काफ़ी स्टॉक्स ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वोलेटिलिटी भरे मार्केट में फार्मा एक थीम है जहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। तो यहाँ पे हम अरविंदो फार्मा यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अरविंदो फार्मा में अगर हम देखें तो एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा है और जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में स्ट्रेंथ बना है, स्टॉक नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 1320 से लेके 1340 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 1260 के आसपास। वही हमें लगता है जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है यहाँ पे करंट लेवल पे जो कि एक अच्छा मोमेंटम हायर साइड पे क्रिएट कर सकता है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 3 हफ्तों का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक ने किया है। स्टॉक अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है और हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट है यहाँ पे एक बेयरिश गैप एरिया है उसको भी फुल फिल करते हुए दिखेगा आगे आने वाले समय में। तो अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2900 2920 के टारगेट के लिए बाय करें। ऑन द डाउन साइड 2820 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, ठीक है। ये स्टॉक्स हैं राजेश जी के जहां पर आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दी जा रही है। इस बीच आप देखिए आपके स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कैबिनेट ने आईबीसी कोड में संशोधन को मंजूरी दी है। एक फैसला यह आया है। दूसरी चीज़ ये है कि चीन से एफडीआई को यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। तो कुछ अपडेट आ रहे हैं, विस्तार से आगे इस पर हम बातचीत करेंगे। और देखिए चाइना के साथ कहीं ना कहीं जो अपने संबंध है उसको सुधारने पर लगातार फोकस है सरकार का। हमने देखा था कि भारत और चीन के बीच में जो उड़ानें ठप थी 5 साल से, उसको भी बहाल किया गया। तो जो 2020 में जो गलवान में जो कुछ हुआ था चीन और भारत के बीच में, उसके बाद तनातनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। बट कहीं ना कहीं अमेरिका को काउंटर करने के लिए जो ब्रिक्स देश है एक मंच पर भी आए और कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिश्तों को, भारत और चीन के रिश्तों को मजबूती देने की दिशा में ये कुछ फैसले लगातार निकल के आते रहे हैं। अब चीन से एफडीआई को भी कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। आज हमने देखा था कि एक मंजूरी निकल के आई थी डिक्सन टेक के लिए। HKC ओवरसीज जो चीन की कंपनी है, इनके साथ जो ज्वाइंट वेंचर उन्होंने 1.5 साल पहले किया था, उस ज्वाइंट वेंचर को सरकार ने अभी हाल ही में मंजूरी दी है। तो कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स निकल के निश्चित तौर पर आ रहे हैं। लेकिन आज एमफी ने, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज का संगठन है, उसने SIP वगैरह के अपने डेटा जारी किए। SIP इनफ्लो अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बात करें तो 31,000 करोड़ रुपए से घटकर 29,845 करोड़ रुपए पर आ गया। तो ये 4% की गिरावट है मासिक आधार पर। और अभी भी जो आंकड़े हैं काफी निश्चित तौर पर ये हेल्दी हैं। और ये हेल्दी इसलिए भी है कि अगर आप SIP अगर आप स्टॉपेज रेशियो देखेंगे तो वो 76% पर है। तो जरा इन आंकड़ों को समझते हैं कि इन आंकड़ों से क्या तस्वीर निकल के आ रही है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किस तरह के ट्रेंड्स बिल्ड हो रहे हैं, और इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के ज्वाइंट CEO फिरोज अजीज।
फिरोज भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना और स्वदेश पर। फिरोज भाई देखने का तरीका तो यही है कि अभी भी मतलब ऐसे थोड़ा नेगेटिव माहौल हुआ है, बट एसआईपी के आंकड़े तो हेल्दी ही माने जाएंगे। आप जरा बताइए सर, कैसे आपने रीड किया है इन डेटाज को? नहीं, बहुत अच्छे आंकड़े माने जाएंगे। फरवरी एक छोटा महीना होता है, लास्ट वर्किंग डे उसका 27 का था, तो एक्चुअली एसआईपी में 1-1.5% का नॉर्मलाइज करो तो इजाफा हुआ है। वैसे ही अगर आप दिसंबर और जनवरी देखते हैं तो दोनों के आपकी, जैसे आपने स्क्रीन में दिखाया, 31,000 दिख रहा है, बट वो नवंबर की काउंट दिसंबर में आ गई थी। तो दिसंबर से जनवरी भी बढ़त थी, जनवरी से फरवरी भी नॉर्मलाइज करके बढ़त है। वो दिखेगी नहीं क्योंकि 27 महीने का ही दिन था, ना कि 31 महीने का जनवरी जैसा। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अच्छी बात शायद नेटवर्क में कोई दिक्कत है, और फिरोज भाई को फिर से जोड़ेंगे और समझेंगे कि आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप एसआईपी के रूट से बाजार में अपने पैसे डिप्लॉय करते हैं तो आपको क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इस वक्त अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, क्यों नहीं आपको अपनी एसआईपी स्टॉप करनी चाहिए, और क्यों ये अच्छा मौका है अकोमोलेट करने का, अपने यूनिट्स को बढ़ाने का। इस पर आगे हम फोकस करेंगे। लेकिन हम ये फर्टिलाइजर वाले शेयरों की चर्चा कर रहे थे राजेश जी कि बेहतरीन सत्र आज हम देख रहे हैं। हालांकि फर्टिलाइजर या फिर जो रेगुलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं ना, जो हाईली रेगुलेटेड होते हैं, फर्टिलाइजर उनमें से एक है। वहां पर जब जब कोई अच्छी खबर आती है तो स्टॉक हम दौड़ते हुए देखते हैं, कोई नेगेटिव खबर आती है तो बहुत तेजी से गिरते हैं और उसके बाद कहीं फिर से खोस ही जाते हैं। आपकी राय, कोई शेयर? क्योंकि अब तो एनएफएल करीब 15% ऊपर, आरसीएफ करीब 17% ऊपर, जीएसएफसी करीब 10% ऊपर। भागे शेयर सर, कहीं कुछ मौका है जहां पर अभी ये लगता है कि नहीं पकड़ में आ सकता है? नहीं, तो देखिए सभी फर्टिलाइजर्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है। आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट तो 20% पे लॉक है। तो आई थिंक जहाँ पे ऑलरेडी अब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं बनी है, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि ये सेक्टर या स्टॉक्स काफ़ी लंबे अंतराल के बाद इस तरीके के मूव बनाते हैं। जब भी कोई इनके फेवरेबल कोई न्यूज़ इनके सेक्टर को अगर कोई फेवर करने वाली न्यूज़ आती तो ये 1 या 2 दिन के मूव बनते हैं, एंड देन फिर ग्रेजुअली इन स्टॉक्स में वापस प्रॉफिट टेकिंग भी बनते हुए दिखेगी। तो सस्टेन बाइंग तो एब्सेंट ही है इन सभी स्टॉक्स में। जो भी मूव हम हिस्टोरिकली भी अगर देखें तो 2-3 दिन से ज़्यादा तेजी यहाँ पे सस्टेन नहीं होती है। अब हालांकि अब न्यूज़ फेवरेबल है तो थोड़ा मोमेंटम हमें लगता है कि कल भी फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख सकता है। यहाँ पे मैं आरसीएफ के स्ट्रक्चर को देख रहा था, तो एक बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे जिस तरीके से अब रिवर्सल बने है हाई चार्ट पे, तो यहाँ पे 126 का स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। अगर ये नहीं टूटता है डाउन साइड में तो हो सकता है आरसीएफ में हमें अनदर लेग ऑफ रैली टुवर्ड्स 138-140 की तरफ बढ़ते हुए दिखे। बिल्कुल। तो ये राय फर्टिलाइजर शेयरों पर आपको मिलती हुई। लेकिन इस बीच हमारा कनेक्शन दोबारा स्थापित हो गया फिरोज अजीज के साथ। एक बार वापस उनके पास चलते हैं। फिरोज जी, एक डेटा जो पॉइंट आया एमफी के डेटा में जो आया, वो देखने को मिला कि मिड कैप फंड में इन्फ्लो जो है वो बढ़ा है। 3100 करोड़ के आसपास का था, जो बढ़ के वो 4000 करोड़ के ऊपर निकल गया है। स्मॉल कैप में भी अगर हम देखें तो इन्फ्लो बढ़ा है 2900 करोड़ से बढ़ के करीब करीब 3900 करोड़ के आसपास, यानी 1000 करोड़ दोनों तरफ जो है वो ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली है। क्या इसको ऐसे एनालाइज करना चाहिए कि वापस से लोग थोड़े रिस्की एसेट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे थे लगातार लोग लार्ज कैप और गोल्ड की तरफ जा रहे थे, और इस बार हमने देखा कि गोल्ड पे, जहां पे गोल्ड के ईटीएफ में बहुत बड़ी गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ लार्ज कैप जो है वो उसमें इन्फ्लो जो है वो लगभग फ्लैट रहा है। तो क्या इसको हम ऐसे देखें कि लोग वापस से रिस्क लेना शुरू कर रहे हैं? लोगों का एक थोड़ा सा डर जो है वो कम हुआ है कि अब तमाम निगेटिव चीजें अब तो हो ही गई हैं, कितना ही निगेटिव होगा इसके आगे? नहीं, आई थिंक देखिए, आपने जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप के आंकड़े बताए, तो टोटल नेट फ्लो इक्विटी का 25,978 करोड़ है। ये जो नॉन पैसिव एक्टिव फंड्स का, अगर एक्टिव फंड्स का ये इनफ्लो है 25,000 का, तो जाहिर सी बात है कि 15% स्मॉल में जाएगा, 15% मिड में तो जाएगा ही जाएगा, 60-70% बाकी कैटेगरीज में जाता है। सो आई थिंक ये एबनॉर्मली लार्ज नहीं है। लास्ट मंथ सेम करेस्पॉन्डिंग आंकड़ा था 24,000 करोड़ का, तो उसमें भी 3-4 हजार करोड़ दोनों ही कैटेगरी में आया था। तो अगर आपको ये देखना है तो इसको परसेंटेज ऑफ टोटल फ्लो से देखना है। अगर समझो कि 25,000 करोड़ आ रहे हो और 15,000 उसमें से स्मॉल और मिड कैप में गया हो,
तो ये जो एनालिसिस जो आपने सही फरमाया कि भाई अगर इतना पैसा चला जाए एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल मनी, तो आपको ये देखना है कि लोग रिस्की एसेट प्रेफर कर रहे हैं। अब ये सेंसेबल एलोकेशन कर रहे हैं, 25,000 में से 3-4 हजार करोड़ दोनों कैटेगरी में डालना, आई थिंक इट्स सेंसेबल, पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है कि आपने ये देखना है कि इस बारी लास्ट टाइम गोल्ड और सिल्वर की जब पीक थी तो 25,000 करोड़, 25 और 13,000 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में आया था जब डॉलर पे सिल्वर 121 चला गया था जनवरी में। तो वो टेपर हुआ है, वापस नॉर्मलाइज हुआ है। तो ये इसमें एक सीख है हर हर व्यूअर के लिए कि भाई पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे आप इतना टूट ना पड़े कोई भी एसेट पे। 120 पे सिल्वर खरीद के आज 25% लॉस पे चल रहा है ईटीएफ, जनवरी के महीने से कंपेयर करो तो आज की गिरावट के बाद, रिकवरी के बाद 25% नीचे दिख रहा है। गोल्ड भी वॉर होने के बाद भी 5,600 पे गया था डॉलर के, इसमें जब वॉर की कोई गुंजाइश नहीं थी, अब वॉर के बाद भी आज गोल्ड 5,100 5,200 डॉलर टर्म्स में कोट कर रहा है। तो इसमें एक सीख है कि भाई जब पूरी रैली हो जाए ना, लास्ट में रिटेल आता है जो रिसेंसी बायस के आधार पे खरीदता है, दैट इज बीन द मोस्ट पेनफुल परचेस। इतने 5,000 करोड़ का नुकसान हो जाना कोई मजाक तो नहीं है एक महीने की परचेस पे। बिल्कुल। चलिए, इसी नोट पे आप का बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज अजीज, आप जुड़े और समय दिया आपने, समझाया आपने बहुत अच्छे से डिटेल में कि इस डेटा को कैसे रीड किया जाए और इसको कैसे हम एनालाइज करें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ और एक्शन वाले शेयरों पर चर्चा शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे, आपके लिए कुछ कमाई के आइडियाज भी निकालेंगे जिसमें आप आखिरी के आधे घंटे में ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। क्लोजिंग कॉल आप देख रहे हैं और निफ्टी की जो तेजी है बढ़ के लगभग 28 अंकों की हो गई है। हालांकि निफ्टी बैंक में मतलब 57,000 के आसपास एक तगड़ा रेजिस्टेंस है और 900 अंकों के उछाल के साथ निफ्टी बैंक को आप कारोबार होते हुए देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में कुछ खास चेंजेस नहीं है, लेकिन कुछ शेयर जहां पर एक्शन तेज हो रहा है, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। और आज हम वायदा के अगर आप गिरावट वाले शेयरों को देखेंगे तो पॉलीकैब या केईआई, ये दोनों के दोनों शेयर आपको भारी गिरावट का शिकार होते हुए दिखाई देंगे। 6% से ज्यादा टूट गए हैं दोनों शेयर। राजेश जी, आपसे व्यू चाहिए पॉलीकैब केईआई। हमने देखा था कि ये खबरें आ रही हैं कि कॉपर प्राइसेस थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनके लिए तो रॉ मटेरियल है। आप जरा बताएंगे कि इस फॉल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या और गिरेंगे शेयर या फिर अकोमोडेट करने के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि मतलब मोमेंटम में कोई ऐसा बड़ा लॉस नहीं है। तो देखिए, केईआई का अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छे मोमेंटम में था स्टॉक। जरूर ये न्यूज़ के चलते स्टॉक एक आज प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है, बट अगर हम इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी इंटैक्ट है और हमें लगता है कि यहाँ पे 4500 से लेके 4450 ये एक सपोर्ट एरिया रहेगा इस करेक्शन का। अगर ये स्टॉक 4450 के लेवल को डिफेंड कर लेता है इस करेक्शन में, तो हमें लगता है वापस यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट वापस लौटना चाहिए और स्टॉक एक पुल बैक टूवर्ड्स 4650 4750 की तरफ वापस बनाता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा हमें लगता है एक दिन का और वेट करना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 4450 का स्टॉप लॉस है, अगर वो बचता है तो वापस यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। वैसे ही अगर हम पॉलीकैब में देखें तो यहाँ पे भी जो आज एक शार्प कट देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 7650 के आसपास अब ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है वो लेवल इंपॉर्टेंट है 7650। अगर वो बचता है तो यहाँ पे भी एक पुल बैक का ट्रेड बन सकता है। तो एज सच डैमेज नहीं है स्ट्रक्चर में, जरूर रिएक्शन है न्यूज़ का। तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे इनिशिएट हुई है। हमें लगता है वापस लोअर साइड से रिकवरी वापस बनते हुए दिख सकती है। ठीक है, इनकी इन शेयरों पर ये व्यू होगी। आज हम जो रेलवे स्टॉक्स हैं, हालांकि ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हैं, लेकिन सिलेक्टिव बाइंग आपको होती हुई दिखाई देगी। राइट्स में तेज़ी है 1% की, रेल टेल में हम देख रहे हैं कि दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार हो रहा है, 2% के आसपास के स्ट्रेंथ है। आरवीएलएल में करीब 3.25% के आसपास की तेज़ी है। इरकॉन में 1% की बाइंग है और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राय जो चाहिए दिग्गज कंपनी IRCTC पर राय लेना चाहूँगा मैं आपसे।
अंशुल जी, क्योंकि करीब 1.5 साल पहले ये जो शेयर था करीब 1100 रुपए का भाव था आईआरसीटीसी का। आज जो प्राइसेस हैं 550 के हैं, यानी कि वहां से आधे। और अगर हम रिसेंटली देखेंगे तो लगभग 650 रुपए से एक तरफा फॉल आया आईआरसीटीसी में 100 रुपए का। क्या आपको लगता है कि एक्युमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर अभी रेलवे शेयरों को हाथ ना लगाए छोड़ दें? सर देखिए, क्लियरली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है तो मैं अवॉइड की लिस्ट में नहीं रखूंगा। पिछले आपने एकदम सही कहा, 94 वीक्स में 51.7% करेक्ट हो चुका है और 23 फरवरी से तो नॉन स्टॉप गिर रहा है। हाई था 650, कल का लो बना है 535। तो मूविंग एवरेजेस से इतनी दूरी होने के बाद भी बाउंस बैक नहीं आ रहा है। बाकी काउंटर में तो एटलीस्ट थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक आ जाता है, इसमें वो भी मिसिंग है। तो क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। बहुत खींचा तो एकदम हल्का सा चल चल के 10 डे मूविंग एवरेज 569 तक आ सकता है, बट उसमें भी पैसा कमाने की कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ऐसा नहीं लग रहा है। तो क्लियरली अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा इस काउंटर को। अवॉइड करने की सलाह जो है वो आईआरसीटीसी के ऊपर अंशुल जी की तरफ से आती हुई। चलिए, डिक्सन टेक एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और ये तेजी यहां बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। 5% की तेजी थी, 500 पॉइंट जो है वो चढ़ा हुआ था, 500 रुपए की तेजी थी, अब वो 692 रुपए की तेजी हो चुकी है। मतलब 700 रुपए के आसपास की तेजी हो चुकी है डिक्सन टेक में। शेयर 10,500 के पार निकल गया है, अब 7% की तेजी देखने को मिल रही है। आखिर इतनी बड़ी तेजी क्यों आई है, पहले ये समझते हैं, उसके बाद इसके ऊपर एक राय भी लेंगे कि आखिर इसमें करना क्या है। पहले अभिषेक, इनफैक्ट 10% का सर्किट लग गया। देखिए, बात करते करते ये तेजी इतनी तेजी से बढ़ी है, 10% का सर्किट लग गया है ऐसा लग रहा है। चलिए, 10% की तेजी डिक्सन टेक के अंदर, इतनी बड़ी तेजी आखिर क्यों आई है? सबसे पहले अभिषेक से रिसर्च समझते हैं कि इतनी तेजी क्यों है, उसके बाद फिर इस पर राय लेंगे। अभिषेक, आखिर ये इतना क्यों उछल गया? इतना बड़ा शेयर है, 10% के आसपास चढ़ गया, 10,000 का शेयर। विकास, देखिए, जो पिटे हुए शेयर होते हैं उनकी बड़ी खास बात होती है कि कोई एक अच्छा उनको ट्रिगर मिल जाए, कोई पॉजिटिव कोई न्यूज आ जाए तो फिर स्टॉक ऐसे फटते हैं। आप देखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स में आज क्या हुआ। और डिक्सन टेक, मैं भी अभी देखिए थोड़ा सरप्राइज हो गया कि जो 5-6% के आसपास के मूव थे, अचानक वो 10% हो गया है। देखिए, एक इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था जिसका ऐलान इन्होंने लगभग 1.5 साल पहले किया था। 1.5 साल से थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया, जून 2024 में। और ये ज्वाइंट वेंचर इन्होंने किया था HKC ओवरसीज, जो कि चीन की एक कंपनी है। अब उस ज्वाइंट वेंचर के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। क्योंकि चाइना की कंपनी से अगर आप टाई अप करते हैं तो थोड़े ज़्यादा रेगुलेशन फेस करने पड़ते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट इनके लिए अनाउंसमेंट आया है। अब इनकी एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, डिक्सन डिस्प्ले टेक, DDTPL, इनके जरिए ये ज्वाइंट वेंचर किया गया है। और इस ज्वाइंट वेंचर में डिक्सन की जो हिस्सेदारी होगी 74% की होगी और HKC की 26% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद अब ये कंप्लीटली एक ये जेवी कंपनी ही बन जाएगी, इनकी सब्सिडरी नहीं रहेगी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी बन जाएगी DDTPL की अगर हम बात करें तो अब कंपनी ये करेगी क्या? कंपनी देखिए डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी और ऑलरेडी इन्होंने प्लांट सेटअप करने का काम शुरू कर दिया है। इनकी अपनी एक्सपर्टीज भी है, कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके अपनी जो क्षमता है इसको और ये उसका विस्तार करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो सेक्टर के लिए डिस्प्ले मॉड्यूल ये तैयार करेंगे, और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LCD हो गया, लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल हो गया, ये बनाएंगे। और इनका इस्तेमाल होगा नोटबुक में, मोबाइल में, टीवी में, जो कार में जो डिस्प्ले लगता है और जो मॉनिटर्स आप इस्तेमाल करते हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही LCD और TFT LCD मॉड्यूल्स के साथ साथ अन्य डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज पर भी कंपनी फोकस करेगी हर तरह से। और कंपनी का ये कहना है कि इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने और सरकार का जो मेक इन इंडिया अभियान है इसको और ज्यादा मजबूत करने को लेकर कंपनी ने कदम उठाया है, और इस पर जो सरकार की तरफ से एक मुहर लग गई है, हरी झंडी मिल गई है, ये बड़ा कारगर साबित होगा। डिस्प्ले प्लांट पर ऑलरेडी इन्होंने काम शुरू कर दिया है और FY27 की दूसरी छमाही में ट्रायल शुरू कर देगी कंपनी, और दूसरी तिमाही में ट्रायल शुरू करेगी और तीसरी तिमाही आते आते वहां से प्रोडक्शन की संभावना जताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में आगे कंपनी 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी करेगी और फेज 1 में 24 मिलियन स्मार्टफोन डिस्प्ले कंपनी बनाएगी इस प्लांट से, और 2 मिलियन लैपटॉप डिस्प्ले बनाए जाएंगे। बाद में यह क्षमता बढ़ाकर लगभग 55 मिलियन यूनिट तक करने की उम्मीद है। अब यह शेयर पहले चला बहुत था, हमने देखा था कि सरकार का असिस्टेंट था,
पीएलआई स्कीम के बेनिफिट भी मिले थे डिक्सन टेक को, लेकिन वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं बहुत हाई हो गए थे। तो 18,500 19,000 के रेंज में जाने के बाद हमने एक शार्प रिवर्सल देखा और 10,000 रुपए के भी नीचे ये शेयर आ गया था, क्योंकि बीच में सप्लाई चेन वगैरह के इश्यूज कंपनी को परेशान कर रहे थे। अब कुछ कुछ अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं। आप देखिए ब्रोकरेजेस भी बुलिश है। नोवरा की बाय की रेटिंग है 14,678 रुपए के टारगेट है, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे लगभग 50% के आसपास की अपसाइड ये जता रहे हैं। और जेपी मॉर्गन की बात करें ओवरवेट की रेटिंग है, हालांकि टारगेट इन्होंने थोड़ा सा कट किया है, लेकिन अभी भी 13,000 रुपए के लक्ष्य हैं। शेयर ने साल भर में कोई ऐसे पैसे बना के दिए नहीं है, नुकसान काफी कराया है, लेकिन एक रिकवरी की शुरुआत आज होती हुई दिख रही है। अब देखना यह होगा कि यह सस्टेन कितना होता है, क्योंकि वैल्यूएशंस ऐसा नहीं कि बहुत लुक्रेटिव हो गए हैं, अभी भी वैल्यूएशंस महंगे हैं। पिटा हुआ था काफी शेयर। एक अच्छी खबर, उसका बेनिफिट आज हमें डिक्सन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डिक्सन पर एक व्यू भी ले लेते हैं अंशुल जी। डिक्सन 10% दौड़ गया। डिक्सन जिनके पास है वो क्या करें, नहीं है क्या उनके लिए मौके हैं अभी? सर एक छोटा सा मौका बन रहा है। सुबह 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास अटक रहा था, उसको क्लियर किया है। तो जनरली जब 20 डे मूविंग एवरेज क्लियर होता है तो 50 डे मूविंग एवरेज आता है जो 11,382 रुपए पे है। तो एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। वॉल्यूम राइज भी 209% है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। तो 50 डे मूविंग एवरेज वॉल्यूम 11,382 यहाँ तक एक अपसाइड बन सकती है। करंट मार्केट प्राइस से अगर लॉन्ग ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर ले लेना चाहिए 10,500 रुपए का। तो रिस्क आपकी रहेगी लगभग 280 रुपए की, और सामने 600 650 रुपए बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बट 50 डे मूविंग एवरेज पे क्लियरली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 11,382 यही टारगेट रहेगा। ठीक है, डिक्सन टेक को लेकर ये भी हो गए हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। 3:05 हो गए हैं और बाजार तो देखिए रेंज में ही है। निफ्टी वही है 225 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक की बात करें तो 900 अंक ऊपर, 57,000 के इर्द गिर्द आपको संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा। तो इंडेक्स में कोई ऐसा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि 24,300 का रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए है, काफी टफ है। इसके आज ऊपर जाने की जो संभावना है काफी कम नजर आ रही है। लेकिन आप देखिए इटर्नल को लेकर एक ब्लॉक डील की खबर आ रही है। 22 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं इटर्नल में। अब ये किसने स्टेक बेचे हैं, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में ये सप्लाई आई है। शेयर जो है दिन के लगभग निचले स्तरों पर है, 0.25% के आसपास से गिरावट है, 225 रुपए के भाव है। और इटर्नल लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट का शिकार हो रहा है। स्विगी भी आज कमजोर है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद इटर्नल पर भी एक कमेंट लेंगे राजेश जी से। बाकी कुछ और हम बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड भी समझेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से क्लोजिंग कॉल में। और अब एक एक करके हम उन एक्शन वाले शेयरों पर बात करेंगे जहां आज बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। फोर्स मोटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी तेजी और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहां पे आज देखने को मिल रही है फोर्स मोटर्स में। आप इस वक्त की तेजी अगर देखेंगे फोर्स मोटर्स में तो वो करीब करीब 7% की तेजी आपको दिखाई देगी फोर्स मोटर्स में। और बड़ा शेयर है, चूंकि 20,000 के आसपास का शेयर है, तो ऐसे में 22,000 के आसपास का शेयर है, तो ऐसे में इतनी बड़ी तेजी कुछ ना कुछ इंडिकेशन हो सकती है। एक बार जरा इसको चेक करा लेते हैं। जिगर पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। जिगर एक बार जरा चेक कीजिए फोर्स मोटर्स के शेयर को। क्या ये तेजी किसी नई तेजी की शुरुआत है या फिर बड़ा उछाल है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहिए जिनके पास हो? सी फोर्स मोटर में जो हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, डेफिनेटली अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट ही है। हमने जो रिवर्सल देखा है आज के सत्र में, वो एग्जैक्टली जो जैन 2026 से ब्रेकआउट जोन था वहीं से रिवर्स होता दिखा है। और साथ में जो मंथली पीवट्स है वहीं पे सपोर्ट कर लिया था और एक हैमर कैंडलस्टिक्स भी बना हुआ था। और आज आरएसआई अगर देखें तो आरएसआई ने एग्जैक्टली 40 के लेवल से हमें एक रिवर्सल दिया है, और उसके पहले का जो स्विंग लो था वहां से अगर कंपेयर करते हैं तो एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। तो मेरा मानना यह कि ये तेजी जो है कंटिन्यू रहेगी। सो ओवरऑल मानना यह है कि इसमें सिंगल सेशन में ही जो 7 to 8% का मूव है, तो थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में नीचे 22,000 तक मिले तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 21,500 के नीचे रहेगा, और मोटा मोटी ऊपर हम 23,200 तक के लेवल्स इसमें देख सकते हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। 23,200 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए अच्छा है।
एक और शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वैसे तो आज देखिए तमाम बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन जेएनके बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहां आप देखेंगे 1 करोड़ शेयरों के वॉल्यूम के साथ 8% की तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो बड़ा वॉल्यूम, बड़ी तेजी। राय लेते हैं राजेश पालविया जी से। राजेश जी, एक बार जरा जेएनके बैंक पर अपनी राय दीजिए। क्या राय आपकी बनती है इस बैंक को लेकर, इस कंपनी के शेयर को लेकर? तो बिल्कुल देखिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है स्टॉक का। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा स्टॉक में एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है। वीकली चार्ट पे स्ट्रेंथ है, स्टॉक अपने नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक अब 115 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में 130 135 की तरफ भी अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। तो बने रहें 115 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, 115 के स्टॉप लॉस के जेएनके बैंक के शेयर में बने रहने की सलाह है। ऑटो शेयरों में आपको ना रिकवरी वाले ट्रेड्स पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो रिबाउंड आएगा तगड़ा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ऑटो के लिए कोई मोमेंटम डिप नहीं है। लगातार हमने देखा है कि बाइंग स्ट्रेंथ दिखाई दी है, नए लॉन्चेस हो रहे हैं। कॉस्ट वाला फैक्टर भी उतना परेशान किया नहीं ऑटो कंपनीज को। तो हीरो मोटो के शेयर पे एक बार जरा नजर डालते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हीरो मोटो में 4% के आसपास की शानदार तेजी है। स्टॉक रिसेंटली थोड़ा सा वोलेटाइल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि 5,400 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट भी एक लिया है। राय आपकी हीरो मोटो को लेकर अंशुल जी, क्या यहाँ पर नया सौदा लें या फिर थोड़े डिप का वेट कर लें? अब सर बीटीएसटी करना चाहिए, और बीटीएसटी नहीं करना है तो 3 से 5 दिन का भी ट्रेड ले सकते हैं। 5,777 ये पहला टारगेट रहेगा, और यही ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा वीकली पे फ्लैग पैटर्न का। जैसे ही 5,777 निकलेगा, अगला टारगेट बनेगा 6,266। बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। बीटीएसटी करते हैं तो 5777 का टारगेट रहेगा। 3 से 5 दिन अगर रखते हैं तो 6,000 तक का टारगेट रहेगा, और आई वुड सजेस्ट कि इसको 1 से सवा महीने का टाइम दीजिए। 6,266 तक मिलने की पूरी उम्मीद है। लास्ट टाइम भी हमने इसको जब लगभग 5,500 ऑड लेवल से बाय किया था, 5777 का टारगेट अचीव हुआ था। उसके बाद से ये थर्ड वीक ऑफ कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट के लिए एकदम तैयार है स्टॉक। ठीक है, ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 5,777 इसके अगर पार गया तो फिर 6,266 के टारगेट बनेंगे हीरो मोटो के लिए। 4% की तेजी है। यहां से भी आप चाहें तो इसको बाइंग करके चल सकते हैं। एक छोटा पड़ा होगा 5,777 का हीरो मोटो के लिए। लेकिन हीरो मोटो से मेरा ज्यादा जो कन्विक्शन है, और मुझे लगता है कि जहां पर सेफ्टी ज्यादा है, वो है अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड अगर आप फंडामेंटली भी देखेंगे, चीजें काफी अच्छी हैं। अगर आप वैल्यूएशंस वगैरह भी देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर आपको शेयर मिलता हुआ दिखाई देगा। और सामने अब हम देख रहे हैं कि गर्मियां, उसके बाद मानसून, फिर कमर्शियल व्हीकल वगैरह के लिए भी चीजें ठीक होती नजर आएंगी। अशोक लेलैंड को लेकर जिगर भाई आपका व्यू, क्योंकि मतलब 200 रुपए के ऊपर लगातार हम देख रहे कि सस्टेन कर रहा था, वहां से एक ठीक ठाक साइजेबल फॉल आ गया। क्या एंट्री करने के लिए लेवल अच्छे हैं ये? अशोक लेलैंड में जो हिसाब से स्ट्रक्चर बना है, एक अच्छा खासा हमने करेक्शन देखा है। करीबन 215 से कल के 70 में भी करीबन 183 का लो लगा था। बट ओवरऑल जो 50 दिन की एवरेज है, आज हमने वहीं पे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे ही रेजिस्टेंस लिया है। तो इसमें एक जरा सा हम वेट एंड वॉच करेंगे। एक बार जो एवरेज है करीबन 194 के करीबन है, क्लोजिंग उसके ऊपर मिलती है तो ही एक बाय ट्रिगर होगा यहाँ पे। और इनकेस अगर क्लोजिंग आती है तो वो केस में हम स्टॉप लॉस रखेंगे 190 के नीचे, और ऊपर में हम 200 से 205 का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, 200 से लेकर 205 के टारगेट आप आराम से इसमें आपको आते हुए दिखाई देंगे। अशोक लेलैंड मतलब अगर आप निवेश के लिए लेना चाहते हैं तो बढ़िया स्टॉक है। कुछ शेयर देखिए ऐसे होते हैं ना कि आपको ट्रेडिंग के मौके देते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आकर्षक होते हैं। उसी ग्रेड का ये शेयर है अशोक लेलैंड। 193 रुपीज़ का प्राइस फिलहाल आप देखेंगे, और ठीक ठाक आज हमने देखा कि ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रही अशोक लेलैंड में। करीब 2.25 करोड़ शेयरों के सौदे हुए हैं। 3.5% ऊपर आपको शेयर नजर आएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक से पहले एक बार जरा आप हैप्पीएस्ट माइंड्स दिखा दीजिए। 18% ऊपर ये शेयर है।
तगड़े वॉल्यूम 2 करोड़ शेयरों के अब तक हो चुके हैं। इसके अलावा हमने डिक्सन की चर्चा की, 10% पर एक छोटा सा टेम्पररी सर्किट लगता है एफएन वाले स्टॉक्स में, और अब उसके ऊपर निकल के कारोबार कर रहा है। 11,000 की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं डिक्सन टेक ने। 10,900 रुपए के आसपास के भाव आपको नजर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अपने तीनों एक्सपर्ट से कुछ और आकर्षक बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड हम जानेंगे, आपके जाएगा नहीं। in association with SBI, the banker to every Indian truly. पापा इसमें क्या है? इसमें देश है बेटा। कितना बड़ा अपना देश अपनी गोद में लेके जा रही है ये जो अपनी गाड़ी है, इस पे भारत आगे बढ़ता है। हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। टाटा मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, बेटर ऑलवेज। हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इनका स्वेटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है, और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स फर्ज निभाते हैं। अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है? हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना। गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं। सेबी और एनएसई का कहना है, सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरीफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। यही टाइम तू CoinDCX पे क्रिप्टो समझने में लगा ले, तो मेरा चेहरा भी खिल जाएगा। क्रिप्टो नया है और उसमें इन्वेस्ट करने का तरीका पुराना होना चाहिए। तो रिसर्च, अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्ट ऑन CoinDCX, इंडिया का क्रिप्टो कोच। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड्स के लिए हर समय है सही समय। एक ही फंड के जरिए करें निवेश इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, सोना और चांदी में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और अब 3:18-19 हो चुके हैं, तो वक्त हो चला है वैसे ट्रेडिंग आइडियाज को लेकर आने का, जिन्हें आप आज ले सकते हैं, कल बेच सकते हैं, या फिर आज बेच सकते हैं, कल शॉर्ट कवर कर सकते हैं, यानी बीटीएसटी और एसटीबीटी आइडियाज की। शुरुआत करेंगे अंशुल जैन जी से। अंशुल जी, सबसे पहले आपकी ट्रेडिंग आइडियाज बीटीएसटी या एसटीबीटी के तौर पे। सर, रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय करके जाएंगे बीटीएसटी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक 392 डेज के रेक्टेंगल का ब्रेकआउट आया था, उसी को रीटेस्ट किया था कल, और आज फ्रेश ब्रेकआउट कैंडल है, तो 120 रुपए 80 पैसे पे इसको बीटीएसटी करके जाना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 116 रुपए का रहेगा और टारगेट 127 रुपए का रहेगा, और 127 रुपए निकलता है तो 132 रुपए का रहेगा। पहला 127, दूसरा 132। जे&के बैंक, इसको बीटीएसटी करना चाहिए। के बैंक, इसको बीटीएसटी कीजिए। 127 और 132 दो टारगेट्स के लिए आप इसे बीटीएसटी के तौर पे ले सकते हैं। चलिए राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपके पास से बीटीएसटी या एसटीबीटी सर? तो बीटीएसटी स्टॉक ही रहेंगे, और पहला स्टॉक एबीबी यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से ब्रेकआउट बना है डेली चार्ट पे, यहाँ पे हमें लगता है 6350 के अपसाइड के टारगेट के लिए एबीबी बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 6160 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं हमें लगता है दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है यहाँ पे बंधन बैंक का।
अगर ये स्टॉक को देखें तो स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में देखने को मिला है। पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखी है। हालांकि मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिला था पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन जो रिकवरी आज बनी है स्टॉक में ये दिखाता है कि ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब सरपास करते हुए देखने को मिल सकता है। तो बंधन बैंक पे बाय करने की सलाह है और हमें लग रहा है 188 से 192 तक की अपसाइड यहाँ अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 179 के आसपास। बिल्कुल, तो ये दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर, बंधन बैंक और एडीबी, इन दोनों शेयरों पर आपको बीटीएसटी के आइडियाज राजेश जी की तरफ से आते हुए। लेकिन इस वक्त बाजार में जो उथल पुथल चल रही है, 2 दिनों की लगातार गिरावट थी, फिर आज रिकवरी देखने को मिली। जो यूएस और ईरान की टेंशन है, वॉर की टेंशन, वो बढ़ती जा रही है। उसका असर कच्चे तेल पे है। कच्चे तेल में भी काफी उछाल देखने को मिला, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी गिरावट दिखी, लेकिन फिर भी टेंशन बरकरार है लगातार कि एक मार्केट का क्लियर डायरेक्शन मिल नहीं रहा है। तो ऐसे वक्त में इन दोनों चीजों पर, कच्चे तेल और मार्केट के मूव पर, हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने बात की है आदित्य बिरला एएमसी के एमडी और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यम से। आप इस बातचीत के एक छोटे से हिस्से को जरूर सुनिए। ये युद्ध की स्थिति जब से आई है, क्रूड में उबाल आया, उसके बाद हमने बाजार के अंदर गिरावट देखी है। तो सर, नियर टर्म की अगर बात करें, हम शॉर्ट टर्म की बात करें, तो आप बाजार पे आप क्या नजरिया रखते हैं? क्योंकि निवेशकों के अंदर भी घबराहट है, और नियर टर्म में क्या चुनौतियां है जो बाजार के लिए आपको लगता है? अभी जो मार्केट में आई थिंक ऊपर नीचे जो आया हुआ जो ईरान का वार का पीछे जो आया है, वो भी ऑयल प्राइस 100 के ऊपर जाने से इंडिया का उसमें से थोड़ा तकलीफ होता है एक्चुअली। फिर भी लास्ट अगर 4-5 साल से देखते हैं, जो एनर्जी बास्केट, जो पहले ऑयल का डिपेंडेंट बहुत ज्यादा था, एक्चुअली अभी एनर्जी बास्केट में आकर देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से लेके बाकी सब में जो मिक्स बदल हुआ है एक्चुअली, उसमें इंडिया इज एक्चुअली इन अ बेटर विकेट। दूसरा जो है, आज के दिन में इंडिया में जो फिजिकल डिफिसिट में जो बैलेंस जो है, करंट अकाउंट डिफिसिट में अपना जो कंट्रोल जो है, करेंसी में जो कंट्रोल है, इंटरेस्ट रेट में जो कंट्रोल जो है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ में जो फोकस जो कर रहे हैं, ये अगर सब में अगर मिल के देखते हैं, मेरे हिसाब से ये करंट क्राइसिस थोड़ा दिन के लिए अगर थोड़ा लंबा समय के लिए चले इंडिया के लिए, उसके लिए थोड़ा सा आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। बट मेरे हिसाब से जिस हिसाब से जो रिसेंटली रशिया का ऑयल का भी जो वापस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है, इंडिया विल ऑलवेज फाइंड सम वे आउट। इसमें जो करंट मोहम में इंडिया का कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए करके, वही मेरा समझदारी है। मेरे हिसाब से इंडियन इकोनॉमी के लिए जो स्टेप्स गवर्नमेंट जो लेना शुरू करेंगे, उसमें निवेश करने के लिए मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी कल ही एक ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कंसोलिडेशन फेज से, मार्केट गिरने से आपको इन्वेस्ट करके वो लॉन्गर टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते रहते हैं तभी पैसा बनता है। सर, आपने कहा कि घरेलू फ्रंट पे तो कोई दिक्कतें नहीं है, इन्फ्लेशन हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, वहां नहीं है। एक ग्लोबल चिंता जो है वो शॉर्ट टर्म में बनी रहेगी। सर, क्रूड के जो स्तर है, आपको क्या स्तर लगता है? $120, $125, उससे अगर ऊपर हो जाता है तो जो स्थिति है थोड़ी गंभीर हो सकती है। अगर 125 जाएगा तो आपको इंडिया के लिए भी थोड़ा अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि डिपेंडेंस इन ऑयल तो है ही एक्चुअली। ठीक है, तो ये वाला से आप ये उनके साथ चर्चा हो रही थी मार्केट को लेकर, ग्लोबल सेंटिमेंट को लेकर, और आप उनको सुन रहे थे। बाजार के वेटरन्स जो हैं उनके व्यूज़ क्या हैं, वो हम समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। लेकिन चलिए, अब क्लोजिंग होने में 6 मिनट के आसपास का समय है। निफ्टी में 250 अंकों की तेजी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 57,000 के ऊपर फिर से निकला है। लगभग 1,000 अंकों का उछाल है निफ्टी बैंक में। अगर 57,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो सेंटिमेंट के लिहाज से एक अच्छी चीज होगी। लेकिन निफ्टी के लिए जो बड़ा हर्डल है वो है 24,300 का। उसके आसपास हम बार बार देखें कि थोड़ा रिवर्सल आ रहा है। एक राय में एशियन पेंट्स के शेयर पर आपसे लेना चाहूंगा राजेश जी, क्योंकि हमने बड़ी गिरावट देखी। तमाम वो शेयर जो कहीं ना कहीं क्रूड डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अगर हम इनके कॉस्ट की बात करें तो लगभग 40% क्रूड के डेरिवेटिव पर इनका ये खर्च करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। आपकी राय, एशियन पेंट्स में आपको लगता है कि तेजी आज वाली टिक पाएगी या फिर अभी थोड़ा सा कंफर्मेशन बाकी है? तो देखिए, स्टॉक अगर ओवरऑल देखें तो एक करेक्शन के दौर से ही गुजर रहा है पिछले काफी हफ्तों से, और हमें लगता है क्रूड में जो स्पाइक देखने को मिला था नियर टर्म में, वो भी इसके लिए एक नेगेटिव फैक्टर रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। हमें लगता है जब तक 2400 के लेवल ये क्रॉस नहीं करता है
जब तक ये छोटे मोटे उछाल में इसमें सप्लाई प्रेशर तो रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो 2200 इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट है, अगर वो भी निकल जाता है डाउन साइड में टूटता है तो फिर करेक्शन और भी बढ़ सकता है। बट हमें लग रहा है कि लुकिंग एट द रिकवरी और क्रूड के प्राइस में भी थोड़ा कूल ऑफ आया, और अगर अभी ये जियोपॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा एस्केलेट नहीं होता है और क्रूड के सप्लाई में डिसरप्शन या ये नहीं होता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी क्रूड के प्राइसेस में, जिसके चलते एशियन पेंट भी थोड़ा रिकवर होते हुए दिख सकता है। तो 2400 से 2200 की रेंज हमें लगता है कुछ समय के लिए रहेगी। एशियन पेंट्स को लेकर ये व्यू, राजेश जी लगे हाथ ना, आप जरा एएमसी स्टॉक्स पर भी व्यू दीजिए, क्योंकि आप देखिए कि आदित्य बिरला सन लाइफ में करीब करीब 12% का उछाल है। एचडीएफसी एएमसी जो सेकेंड हाफ आज का रहा है काफी ज्यादा शानदार रहा है, करीब 3% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। नैम इंडिया, निपॉन लाइफ एएमसी, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 5% के आसपास की तेजी है। और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें कि ब्रोकिंग भी है और बाकी एएमसी का भी वो कारोबार करते हैं। और ये नैम और एमओएसएल, ये दोनों के दोनों शेयर जो हैं अब अगली सीरीज से यानी कि 1 अप्रैल से वायदा में भी शामिल होने जा रहे हैं। कोई शेयर जो आपको राजेश जी अच्छे लगती हो, और मुझे थोड़ा लंबा व्यू दीजिए, साल भर 6 महीने का व्यू कम से कम दीजिए, आपको क्या अच्छा लग रहा है? तो देखिए अगर हम मार्केट में देखें इतनी उतार चढ़ाव के देखते भी, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखें तो फ्लोज इंटैक्ट है। जरूर थोड़े से रेगुलेटरी चेंजेस के चलते इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे जरूर एक थोड़ा सा हमने देखा था कि पिछले कुछ महीनों में जो चेंजेस हुए तो उसके चलते जरूर एक कंसर्न बनी थी। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें बुलिश ही लगता है, और यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। ये पूरे एएमसी बास्केट में ये एकमात्र स्टॉक है जो कि अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। और हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप है यहाँ पे अभी भी गुंजाइश है स्टॉक को यहाँ से फर्दर 1100 से लेके 1150 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकते, तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह इसमें। ऑन द डाउन साइड 930 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। वही हमें लगता है एएमसी स्पेस में जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आता है वो एचडीएफसी एएमसी का है। एक अच्छे रनअप के बाद स्टॉक में पिछले 3-4 महीनों में हमने देखा कि स्टॉक एक करेक्टिव दौर से गुजरते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन मंथली चार्ट पे जिस तरीके से इसने अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो बना हुआ है करीब 2530 के आसपास, उसके आसपास ही अब ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि अगर यहाँ पे थोड़ा अपमूव बनता है टुवर्ड्स 2600-2650 तो ये स्टॉक में भी एक पोटेंशियल है वापस 2850 से 2900 की तरफ बढ़ने का। तो यहाँ पे भी बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड हमें लगता है 2400 के आसपास के स्टॉप लॉस रखे पोजिशनल ट्रेडर। ठीक है, ठीक है। एचडीएफसी एएमसी को लेकर ये व्यू 2450 के स्टॉप लॉस पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए होना चाहिए। एचडीएफसी एएमसी में ऊपरी स्तरों से ये शेयर जरूर नीचे आए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ये ठीक है। कहीं न कहीं म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक प्रॉक्सी प्ले के तौर पर भी इन शेयरों को देखा जाता है। अगर आप डायरेक्टली मतलब म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाना चाहते, इन स्टॉक्स में लगाइए, अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ेंगे क्लोजिंग की तरफ, और निफ्टी की जो तेजी है इस वक्त 250 अंकों से थोड़ी सी ज़्यादा की है, 260 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिखाई देगा। आज का जो हाई है 24,303 है, तो 24,300 की जो बाधा थी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे शो शुरू होने की शुरुआत में, उसको पार कर नहीं पाया। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रही निफ्टी के लिए, पर ठीक है। निफ्टी बैंक करीब 1000 अंकों पर 57,000 के ऊपर की क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। एक रेजिस्टेंस था निफ्टी बैंक के लिए, वहां पर उसको पार करने में थोड़ी दिक्कत आई, और हमने कहा भी था कि अगर आपको बाय ऑन डिप करना है तो निफ्टी बैंक में ज्यादा बेहतर मौके आपको बनते हुए दिखाई देंगे। आज निफ्टी बैंक के जो 14 कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमने देखा कि चौतरफा बाइंग हमें आज के सत्र में देखने को मिली है। सारे के सारे शेयर चले हैं, और सबसे ज्यादा तेजी कहां पर हुई है? सबसे ज्यादा तेजी हुई है आज बंधन बैंक में 5% चला। आईसीसी बैंक 6 सत्र की लगातार गिरावट के बाद आज हमने देखा कि 3.25% की तेजी 1300 रुपए के आंकड़े को क्रॉस किया। और अगर आप एक्सिस और आईसीसी बैंक के भाव को देखेंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल आपको लगेगा, 1317-18 रुपए के भाव एक्सिस बैंक के भी आपको नजर आएंगे। आज का जो बड़ा गेनर रहा निफ्टी का वो रहा श्रीराम फाइनेंस का, 8% ऊपर। बाजार खुलने से पहले हमारे एक्सपर्ट हैं गौरव शर्मा, उन्होंने आपको सजेस्ट किया था शेयर खरीदने के लिए 1100 रुपए के टारगेट के लिए। अभी वो टारगेट नहीं आया है, लेकिन मोमेंटम आज बहुत ही बढ़िया बना है श्रीराम फाइनेंस में। और इसके अलावा ऑटो शेयरों में आयशर, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, एमएनएम, ये तमाम शेयर चले हैं।
क्रूड में जो नरमी आई उसका बेनिफिट निश्चित तौर पर मिला है इंटरग्लोब एविएशन को, एशियन पेंट्स को। ये भी शेयर आज हमने देखा कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे। गिरावट वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो रिलायंस थोड़ा नरम रहा और दिग्गजों में भारतीय एयरटेल, टीसीएस, इन्फोसिस में आज हमने नरमी देखी है। इटर्नल का शेयर निश्चित तौर पर परेशान कर रहा होगा। ये दो सेक्टोरल इंडेक्स ऑयल एंड गैस और निफ्टी आईटी जहां पर आज हमने नरमी देखी है। अदरवाइज बाजार में आज माहौल अच्छा रहा है। वायदा का टॉप गेनर डिक्सन टेक 12% चला क्योंकि इन्होंने चाइना की कंपनी के साथ जो ज्वाइंट वेंचर किया था उसको मिल गई है सरकार से मंजूरी, इसके चलते ये शेयर दौड़ा है। और फार्मा स्टॉक्स में ग्लेनमार्क में आज हमने बढ़िया स्ट्रेंथ देखी है। इसके अलावा बाजार में आज जो फ्लेवर में जो स्टॉक्स रहे जहां पर हमने बड़ी तेजी देखी उनमें आप देखेंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड इन्होंने अपना ग्रोथ गाइडेंस रिवाइज किया अपवर्ड्स, उसका फायदा मिला है, 18% ऊपर ये चला। और आरसीएफ, नेशनल फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, तमाम जो फर्टिलाइजर शेयर हैं यहाँ पर बहुत ही तगड़े मूव हमने देखे हैं क्योंकि सरकार ने राज्यों से भी कहा है कि वो गैस की सप्लाई इनके लिए सुनिश्चित करें। कुछ रेगुलेशंस में भी चेंजेस किए हैं। तो कुल मिलाजुला के एक ठीक ठाक सेशन, थोड़ा सा नीचे आ गया। निफ्टी बैंक क्लोजिंग होते होते 57,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, 56,950 पर क्लोजिंग हुई है। निफ्टी की बात करें 24,261, करीब 225 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। चलिए इस शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे, देखते हैं कि अब ओवरनाइट क्या क्यूज आते हैं, ट्रंप की तरफ से क्या स्टेटमेंट आते हैं। बट कल की गिरावट के आधे से ज्यादा भरपाई बाजार ने आज की है। अंशुल जी, राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने रिकमेंडेशन, अपने ट्रेडिंग कॉल्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। सर फिलहाल विकास को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।